Good morning. गुड मॉर्निंग। सर यस, सर इलेक्ट्रोस्टैट्स कितने दिन और चलेगा अभी? इलेक्ट्रोस्टैट्स तो हम बताए ना कल, तो आप लोग को खुद पता ही है कितने कितने टॉपिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है आप लोगों का, बस इसमें डायलेक्ट्रिक बचा हुआ है। तो डायलेक्ट्रिक तो 2 दिन में भी कंप्लीट कराया जा सकता है। ठीक है, तो 2 क्लास में खत्म कंप्लीट करा देंगे। तो आज हम कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, आज आप लोगों ने अगर पढ़ा है, देखिए आपको खुद भी अपना सेल्फ असेसमेंट करना है ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हम लेक्चर तो लगाते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग कितना पढ़ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कल भी बोले थे ना कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो भी अभी तक पढ़ाया गया है उस टॉपिक से। और 1-2 क्लास अभी प्रॉब्लम डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मैग्नेटो स्टैट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद डायलेक्ट्रिक जो है ना, हम आपको मतलब आप लोग इस इलेक्ट्रोस्टैट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायलेक्ट्रिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रो जब जो भी पढ़ाया गया है वो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो डायलेक्ट्रिक आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, या हम साथ साथ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोग पहले इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो भी पढ़ चुके हैं वो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो डायलेक्ट्रिक इजिली किया जा सकता है। ओके, ठीक है, तो हम लोग आज जो भी अभी तक पढ़ाया गया है टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया है। सो वी विल डिस्कस टुडे प्रॉब्लम्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन है किसी तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अरे आज मॉर्निंग क्लास हम जानते हो, मतलब वन स्टूडेंट इज आस्किंग मॉर्निंग क्लास होनी पे। आज हम बहुत पता नहीं क्या हुआ, आज हम उठ ही नहीं पाए। मॉर्निंग क्लास में बहुत लेट उठे, तो फिर हम कम से कम 45 मिनट्स लेट हो गया था। चलो नेक्स्ट डे से तो इंश्योर करेंगे। सर एक सवाल था। आज हाँ क्लास पूछो। चल रही है सर, तो कौन सा लेक्चर से स्टार्ट करें सर आपका ईएमटी का? लास्ट वाला लेक्चर से कि फर्स्ट वाला लेक्चर से? जैसे पूछना है पूछो, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो ना? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ आज मेरा फर्स्ट क्लास है तो ईएमटी को स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूँ या लास्ट लेक्चर से? लास्ट लेक्चर से कैसे स्टार्ट कर सकते हो? ओके सर। लास्ट लेक्चर से स्टार्ट करने का कोई लॉजिक है? आप कभी उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा कैसे जा सकते हो? आप कोई इलॉजिकल बात है। नहीं सर, आज से आप क्वेश्चन करवा रहे हो तो मुझे लगा कि लास्ट लेक्चर से कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो हम अभी 1-2 क्लास में प्रॉब्लम्स कराएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैग्नेटोस्टैट जब स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट्स देखो, अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा एडवांटेज होता है मैग्नेटोस्टैट्स में। ओके, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैट्स का लेक्चर आप लोग जल्दी कंप्लीट कर लें। और कोई कभी कभी जानते हो ऐसा होता है ना कि एग्जाम में इलेक्ट्रोस्टैट से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अब देखिए, इस बार भी जेस्ट एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैट से। और पहले भी जेस्ट एग्जाम में ऐसा हो चुका है कि 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्ट्रोस्टैट से। कभी कभी नेट एग्जाम में भी ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चन तक भी आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैट से। ओके, तो इसीलिए इसको पढ़कर जरूर जाओगे। पिछले एग्जाम में भी इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अच्छा, हम एक्चुअली मुझे अभी ध्यान में आया, एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है, वो हम पहले डिस्कस कर देते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे ना, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। देखो, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हम लोग बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ होता है। ओके, पोटेंशियल ऑन सरफेस जनरली, या पोटेंशियल ऑन ए क्लोज्ड लाइन जनरली गिवन होगा। ठीक है, और किसी अदर रीजन में पोटेंशियल वगैरह कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। मतलब इसमें बाउंड्री कंडीशन गिवन होता है। ठीक है ना, ये शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, बाउंड्री कंडीशन गिवन होता है। ठीक है, जनरली।
और हमें अदर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए बोला जाता है। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हम लोग स्फेरिकल सिमेट्रिक, सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक और फिर थीटा डिपेंडेंट बाउंड्री कंडीशंस के क्वेश्चंस लास्ट क्लास में किए थे, ठीक है। ओके, नाउ इसमें इसी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में देयर इज ए थ्योरम कॉल्ड मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो इसे पहले हम बता देते हैं, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम, व्हाट इट सेज इज दैट पोटेंशियल एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है, potential at geometrical center of a closed boundary is equal to potential at geometrical center of a closed boundary is equal to potential average potential on the boundary, ठीक है। तो यही है मीन वैल्यू थ्योरम। देखो क्या लिखा गया है, पोटेंशियल एट ज्योमेट्रिकल सेंटर इज ऑफ ए क्लोज बाउंड्री इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल ऑन द बाउंड्री। ओके, मतलब ऐसे लिख सकते हो आप। देखो पोटेंशियल एट सेंटर अगर आप निकालना चाहते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एट बाउंड्री, ठीक है, ये लिखना होगा। तो देखिए अब एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये एवरेज निकालना है ना, तो डिपेंड करता है कि बाउंड्री कैसा है, बाउंड्री एक क्लोज लाइन है या क्लोज सरफेस है। तो अगर देखिए क्लोज सरफेस होगा, ठीक है, तो हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ये इंटीग्रेशन वी एट बाउंड्री, जो भी बाउंड्री का पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, उसको एरिया से आप इंटीग्रेट करोगे और डिवाइड बाय टोटल एरिया, जो भी टोटल एरिया है ना उससे, ठीक है। तो हम इसको डीएस इज द एरिया, ओके। तो बाउंड्री पोटेंशियल को आप एरिया पे इंटीग्रेट करके और फिर टोटल एरिया से डिवाइड करोगे, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, या इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी जो है ना मतलब पोटेंशियल जो होता है ना वो कंटिन्यूअस ना होकर के पीस वाइज कंटिन्यूअस होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे भी बाउंड्री, ठीक है ना। तो वी बाउंड्री हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, चलो इसको ऐसे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। ये वी बाउंड्री यहाँ पे लिख दिया हमने, उसका कोई ith पोर्शन है, उस पोर्शन का एरिया एस आई है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय समेशन एस आई, हम ऐसे लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पोर्शन ith पोर्शन में पोटेंशियल वी आई दिया हुआ है और आप डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में अलग अलग पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। तो हमें सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, तो हम उस पोर्शन का पोटेंशियल लिखेंगे, उस पोर्शन का एरिया लिखेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया से। तो ये बेसिकली पोटेंशियल एट सेंटर हमें मिल जाएगा इससे, ठीक है। या कभी अगर ऐसा होता है ना कि सपोज बाउंड्री जो है वो एक लाइन है, बाउंड्री इज ए लाइन, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं वी आई और एल आई, ठीक है ना, समेशन और डिवाइड बाय समेशन, ठीक है, समेशन एल आई हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर बाउंड्री इज ए लाइन, ओके। तो उस लाइन पे पोटेंशियल दिया हुआ है, ओके। तो इस तरह का सिचुएशन हो सकता है, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू हैव। तो देखिए इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये इससे क्वेश्चन जानते हो पूछा जाता है, हम जनरली हमेशा ये क्लास में कराते हैं ये टॉपिक, ठीक है। इस बार गेट एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखिए जैसे सपोज कर लो, एक बहुत ही वेल नोन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो पहले टीएफआर में एक बार पूछा गया था, ठीक है, उसी को मॉडिफाई करके इस बार गेट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए सपोज कर लेते हैं कि क्यूब है, ठीक है, आप देखोगे असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। या ऐसा करो पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। देखो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया गया था आप लोगों को कि एक अगर ये एक स्फेयर है सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और स्फेयर के सरफेस पे पोटेंशियल वी एस जो दिया हुआ है ना, दैट इज वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है, या कॉस स्क्वायर थीटा है ये, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम सेंटर पे निकालना चाहते हैं पोटेंशियल, ठीक है। तो जो लोग कल के का क्लास अटेंड किए थे उनको पता है इसका आंसर क्या था। व्हाट वाज द आंसर, पोटेंशियल एट सेंटर V0/3। हाँ V0/3 है ना, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पॉइसन इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है उसको यूज किए थे, ठीक है ना। लेकिन अब बिना उस सॉल्यूशन को उससे देखो एक्चुअली जो पहले हम मेथड डिस्कस किए ना, उससे हर जगह पे पोटेंशियल निकल जाता है। जैसे मान लो ये पूछा था कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा सेंटर से आर डिस्टेंस पे, तो
तो भी आप वो भी निकाल सकते हो, आप आउटसाइड में भी निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, जो पॉइसन इक्वेशन के सॉल्यूशन से आता है। लेकिन इस मेथड जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इससे सिर्फ आप पोटेंशियल एट सेंटर निकाल सकते हैं, ठीक है, और किसी पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें पोटेंशियल एट सेंटर निकालना है, सेंटर, तो दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, पोटेंशियल एट सरफेस जो दिया हुआ है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और डिवाइड बाय टोटल एरिया, तो इसका 4πr² हो जाएगा, ठीक है ना। डीएस इंटीग्रेशन जो है ना, दैट गिव्स यू टू 4πr²। तो देखिए यहाँ पे VS इज V0 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और DS का फॉर्मूला बताइए जल्दी से आप लोग, क्या होता है। अगर स्फेयर है, दिस इज स्फेयर, ठीक है ना, ये एक स्फेयर है, स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। हाँ, R² साइन थीटा और D थीटा और D फाई, ठीक है ना। तो ये आ गया और डिवाइडेड बाई 4πr², ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें 4r² तो बाहर आकर कैंसिल हो जाएगा इससे, तो V0 अपॉन 4π हो गया ये, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा और इंटू डी थीटा है, और फिर यहाँ पे डी फाई है, ठीक है। तो ये 0 to 2π, स्फेयर में ये तो स्टैंडर्ड लिमिट होता है 0 to 2π, और दिस इज 0 to π, ओके, दिस आर स्टैंडर्ड थिंग्स। तो यहाँ से देखिए V0 अपॉन 4π, ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, cos थीटा इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस विल गिव यू आई थिंक 2/3 देगा आपको ये, और ये देगा आपको 2π, ठीक है ना। तो ये 4π कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर देखिए V0/3 हो गया, ठीक है, दैट्स व्हाट यू गेट, ओके। तो इस तरह से आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो V0/3 आ गया आंसर, ओके। तो ये एक बच रहा था, देखिए, तो हमें एक असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, या इस बार देखिए गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ओके, एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे अभी हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। सर आपने लाइन के लिए क्या कंडीशन बताई थी? लाइन को लाइन पे इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे सरफेस है तो एरिया पे इंटीग्रेट करेंगे ना, तो उसको लाइन एलिमेंट पे एल पे इंटीग्रेट, DL ऐसे लिख देंगे, VDL हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन DL, ओके। नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं जैसे सरफेस होगी तब तो वो तो क्लोज अपने को दिख जाएगी, लाइन क्लोज की मतलब स्क्वायर वैसे उस टाइप से। हाँ, तो लाइन क्लोज मतलब कुछ भी हो सकता है, क्लोज लाइन क्या होता है, जैसा क्लोज लाइन होता है वैसे ही होगा, क्लोज लाइन का मतलब जो होता है वही होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में इस बार पूछा गया, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्या लिखे, इसको बताइए, इसका आंसर क्विकली क्या होगा। इलेवन बाई फोर 11/4 आ रहा है। देखो इसमें लिखा ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल पोटेंशियल, सॉरी, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल इनक्लोजिंग चार्ज फ्री रीजन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल values are as follows. One quarter area has potential phi naught, another quarter has area 2 phi naught, and rest has potential 4 phi naught, potential at the center of the shell, ठीक है ना। तो डिफरेंट पोर्शन में डिफरेंट पोटेंशियल दिया हुआ है ना, तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, गेट 2022, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए स्फेयर का है, इसमें बोला गया है कि, तो हम लोग पोटेंशियल एट सेंटर निकाल रहे हैं ना, तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे समेशन, तो इसमें देखो ऐसे लिखा हुआ है VI/SI और डिवाइड बाय समेशन SI, ऐसे लिख दोगे। इसमें बोला गया ना क्वार्टर पोर्शन में पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा है, पोटेंशियल फाई नॉट है और 2 फाई नॉट है क्वार्टर पोर्शन में, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख दोगे, देखो फाई नॉट और एरिया S/4 लिख दो, मान लो टोटल एरिया 4πr²/4 ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो, फिर 2 फाई नॉट है, फिर इसका भी एरिया S/4 हो जाएगा, प्लस बाद में पोटेंशियल 4 फाई नॉट है, तो S/4 S/2 हो गया, तो बचा S/2 है ना, तो S/2 और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया S हो जाएगा, तो S तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, फाई नॉट इज कॉमन, बाई 4 भी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये फाई नॉट कॉमन हो जाएगा, ठीक है, S तो कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे 1/4 प्लस 1/2 प्लस, ठीक है ना, यहाँ से 2 आ गया, ठीक है, यही आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से 11/4 आ रहा है ना आप लोग का आंसर, ठीक है, तो दैट्स द आंसर, ठीक है।
तो यही पोटेंशियल एट सेंटर हो गया। कभी कभी देखते हो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप जानते हैं ना, तो उससे क्वेश्चंस, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज डिफिकल्टी कुछ नहीं होती है। तो इसीलिए जानते हो पूरा, अगर आप देखो कई बार स्टूडेंट जानते हो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वो प्लान करने लगते हैं कि ये चीज नहीं पढ़ना है, ये चीज नहीं पढ़ना है। अब जैसे मान लीजिए ईएमटी में देखिए, कुछ लोग अभी क्लास देखिए, आप लोग 27-28 लोग अटेंड कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो उन लोगों ने डिसाइड किया होगा जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पढ़ना है या ईएमटी नहीं पढ़ना है। ईएमटी किसी सीनियर ने बोल दिया होगा, ठीक है, कि ईएमटी मत पढ़ा करो, ईएमटी से क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं एग्जाम में, जानते हो, और वो सीनियर बोला होगा जिसका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखो कि कभी ऐसे लोगों का सजेशन तो सुनना ही नहीं है जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि क्या उनका नहीं हुआ तो क्या आपका भी नहीं होगा। तो बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि ईएमटी मत करना, ठीक है, उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है। आप देखो ये ऐसा छोटा सा क्वेश्चन है। 7/4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7/4। 7/4 ऐड करेंगे तो अच्छा, तो किसी ने बताया ना अभी 11/4, हमें लगा सही बताया हुआ। कितना आया? ऐड करके देखो इसको, इसको ऐड करेंगे। सर 11/4 सही है। 11/4 आ रहा है ना, इसको ऐड करोगे तो ये 3/4 हो जाएगा, प्लस 8×3 = 11, 11/4 ही तो आएगा, एकदम सही बताया। ठीक है। सर एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो 11 तो समझते हो ना। देखो आप लोग एग्जाम की स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाइए कि एग्जाम में हमेशा कुछ बहुत आसान चीजें पूछी जाती है, ठीक है, उसको तो कम से कम मिस मत करोगे, ठीक है। तो सब कुछ पढ़ा हुआ रहेगा ना, आपको पता थोड़ी होगा कि इस चीज से आसान पूछा जाने वाला है, ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से है, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा है पोटेंशियल एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ए क्लोज बाउंड्री, ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल ऑन द बाउंड्री। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसे क्लोज बाउंड्री दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका ये वी भी हम बोल देते हैं बाउंड्री पोटेंशियल, ठीक है, और ये मान लो सेंटर है, ठीक है ना, इसके अंदर लेकिन ध्यान रखोगे कोई भी चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द बाउंड्री, तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है। अगर चार्ज आ जाएगा ना तो फिर ये अप्लीकेबल नहीं होता है। तो जो भी चार्ज होगा ना वो सरफेस पे होगा, यहाँ पे चार्ज चार्ज विल बी एट द सरफेस, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसमें रो जीरो दिया गया है, अंदर में बाउंड्री पोटेंशियल वी बी है, तो हम वही लिख रहे हैं यहाँ पे, सेंटर पे पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो दैट विल बी एवरेज ऑफ वी बी, ओके, एवरेज सर्फ, ठीक है ना, बाउंड्री पोटेंशियल का एवरेज हो जाएगा सेंटर पे पोटेंशियल, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ठीक है। बट रिमेंबर दिस इज ट्रू ओनली व्हेन देयर इज नो चार्ज इनसाइड इट, कोई चार्ज अगर पुट कर दोगे तो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, तो बस इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आप देखोगे असाइनमेंट, अब असाइनमेंट वाले क्वेश्चन को हम नहीं करा रहे हैं, असाइनमेंट में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन करा दिया ना, उसे आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। ओके, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आप लोग आंसर करिए जरा। मान लो एक स्फेयर है, ठीक है ना, देयर इज ए स्फेयर, और इसके सरफेस पे पोटेंशियल हमने दे दिया V0 और सपोज sin2θ, ये दिया हमने पोटेंशियल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि V, ठीक है, VC इज इक्वल टू व्हाट, ये सेंटर है, VC इज इक्वल टू व्हाट, क्या आंसर होगा बताइए। ये स्फेयर है, बस एक इंटीग्रेशन ही करना है, ठीक है ना, बस क्विक आंसर करिए इसका। 0 0 आ रहा है? नहीं है, 0 नहीं आएगा आई थिंक, और 0 आ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, 0 आएगा है ना, हाँ हो सकता है, देख लो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है ना, आंसर इसका 0 है, ठीक है। ओके, तो ये बस एक ये छूट गया था, तो इसे हम बता दिए। अब हम लोग अब डिस्कस करते हैं, इसका आंसर चेक कर लोगे सभी लोग, ठीक है ना। सो प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रो, सर ये बाउंड्री कंडीशन में कुछ ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अबव माइनस बिलो, मतलब टेंजेंटियल और नॉर्मल कंपोनेंट के वो ऊपर डायलेक्ट्रिक के साथ आता है, हाँ वो आता है, वो आता है, तो वो जानते हो, मतलब उसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम नहीं बोलते, उसको बोलते बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन। तो वो डायलेक्ट्रिक मतलब अभी नहीं पढ़ाया जाता है, वो जब डायलेक्ट्रिक पढ़ाते हैं ना तो उसी का उसका मेन पोर्शन वही है, ठीक है। उससे क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत पूछा जाता है, ठीक है, वो तो जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्योंकि इतना पढ़ा चुके हैं ना, तो अब 1-2 क्लास में प्रॉब्लम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग, तो अभी तक हम जैसे बताए थे ना कि देखो हमारा असाइनमेंट जो है, 1 मिनट देखो, हम असाइनमेंट ओपन कर रहे हैं,
सर ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि सीट पैरेलल रहती हैं, 2-4 सीट, उसके बीच में रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपन इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लेते हैं पॉजिटिव के लिए, चार्ज डेंसिटी के लिए। तो अगर वो सीट कंडक्टिंग हो तो भी तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लेना होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। क्वेश्चन आते हैं ना सर जिसमें पैरेलल सीट होती हैं, 2-4 आपस में पैरेलल रहती है, जिसमें चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, और उनके रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो अपन यूज कर लेते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर वो सीट अगर कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। वो हाँ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यूज होगा, और क्या। देखो एक मिनट है, एक्चुअली असाइनमेंट में क्वेश्चन था शायद वो रॉन्ग हो। एक मिनट हम बताते हैं अभी, देखो चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये हमारा असाइनमेंट है, इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए। जैसे हम बताए थे ना कि आपको असाइनमेंट नंबर 1, 2 और फिर इधर 3, 4 और 5, ये 5 असाइनमेंट आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। इतना आप लोग एटलीस्ट कर सकते हो अभी, ठीक है ना। उसके बाद इसमें टोटल असाइनमेंट है अभी, मतलब 14, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 5 में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ये तो 5 हो गया ना, अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ, बताइए कोई ऐसा क्वेश्चन है इसमें, इन 5 में से कोई। देखो अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो जरूर क्वेश्चन होगा, नहीं सॉल्व कर रहे होंगे तो जानते हो हम आपको बता रहे हैं अभी। देखो एक मिनट, हम आपको एक बात बताते हैं। देखो क्या हुआ कि हम जो है ना, एक बार जनरली कई बार ऐसा होता है ना कि प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास हम लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि हम कई बार देखते हैं कि स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या बोलते हैं, बताइए कौन सा क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं एक स्टूडेंट कोई पूछता है, पूरे बैच में एक स्टूडेंट कोई पूछता है, सर ये बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। तो पिछले बैच के साथ भी यही हुआ था, ठीक है। हम प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास लगाते थे और उसमें से एक स्टूडेंट कोई पूछता था और वो सब बाकी सब ऐसे ही चुपचाप रहते थे, ठीक है। हमने प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास लगाना ही बंद कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने एक भी नहीं लिया प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास की, पढ़ो या मत पढ़ो, ठीक है ना, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही करोगे ना, तो आप लोग का भी ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। लास्ट मोमेंट में एक भी प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा तो हम कोऑपरेट करेंगे, नहीं पढ़िएगा तो आप जाइए फिर, ठीक है ना। क्योंकि हम फालतू में आपका क्यों लगाएंगे प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास, अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो हम पिछले बैच से आप पूछिएगा, हमने उनका जानते हो, हम अनाउंस किए थे कि हम प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास लगाएंगे, फिर एक दिन नहीं लगाए हम, ठीक है, क्योंकि वो लोग पढ़ते ही नहीं थे, ठीक है। अब देखो रिजल्ट उन लोग का भी, ज्यादातर लोगों का रिजल्ट खराब आया है, ठीक है। तो पढ़ेंगे सर, पूरे तो पढ़ेंगे। हाँ, तो पढ़ना है तो पढ़िए आप लोग भी, नहीं तो आप लोग के साथ भी यही होगा, ठीक है। प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास लास्ट में बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको बहुत बहुत मतलब बैड फील होता है कि जब एक स्टूडेंट पूछ रहा होता है, ठीक है, और सारे बैच के स्टूडेंट खड़े रहते हैं, बिल्कुल चुपचाप से बैठे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप नहीं, हम चाहे जितना भी करा दें, ठीक है ना, आप अगर नहीं करोगे ना खुद से, तो आप समझ लो कि कभी एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो इसमें 5 असाइनमेंट में आप लोग बताइए कि कौन सा क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22 असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर किसमें? सेकंड असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 22 सर। सेकंड असाइनमेंट में 22 नंबर सर। क्वेश्चन नंबर 22, ये सिलेंड्रिकल। सर इसमें जीरो कैसे आ रहा है सर इसका, जबकि वो एंगल तो 60 डिग्री बन रहा है उनके बीच में। देखो सिलेंड्रिकल रेडियस आर, अच्छा ये वाला है ना इसमें, तो इसमें फ्लक्स निकालने के लिए बोला गया है। देखो इसमें बोला गया है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इंटायर सिलेंडर, पूरे सिलेंडर से निकालना है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है, इन सब से हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है ना। वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू ऑल दिस सरफेसेस, इज दैट ओके। तो देखो इसमें हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना, इसका लॉजिक ये है ना कि इसमें देखिए सरफेस की क्वेश्चन नंबर 26 है, 22 है ना, 22 असाइनमेंट नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है और असाइनमेंट नंबर 2 है, ठीक है। देखिए इस तरह से ये ऐसा करके सरफेस बना हुआ है, ठीक है ना। तो देखो क्या हो रहा है कि इसमें जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें फ्लक्स निकालना है, ये वाला टिल्टेड है ना, तो देखो इसको आप इस तरह से, तो पहली बात आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है ना, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना यूनिफॉर्म दिया हुआ है,
तो हम एक मेथड तो इसका ये है कि आप ऐसे सोचिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम जानते हैं कि ई डॉट डी एस होता है ओवर क्लोज सरफेस, ठीक है ना, ये होता है। तो ई डॉट डी एस ओवर क्लोज सरफेस निकालना है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे डेल डॉट ई और इंटू डी टॉ वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है ना। तो डेल डॉट ई, ठीक है ना, जीरो ही कैसे तो इसका आंसर? हाँ जीरो ही होगा। तो देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया हुआ है ना, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा डी टॉ, ठीक है, तो दैट इज जीरो। तो इससे तो चलो ठीक है, देखो हम सरफेस इंटीग्रेशन को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दिए कि सरफेस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके हम इसको तो अब ये यूनिफॉर्म फील्ड है तो डाइवर्जेंस तो जीरो होगा ही, तो जीरो आ गया आंसर। अब देखो कुछ लोगों को डाउट ये हो सकता है ना कि ये सरफेस और ये सरफेस बेसिकली टिल्टेड है, तो कैसे होगा बेसिकली मतलब सरफेस इंटीग्रेशन से ही निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। तो देखो पहली बात, इसमें फील्ड लाइन ऐसे इंटर कर रहा है ना, तो इसमें तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, और इससे बाहर जा रहा है तो इससे फ्लक्स पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अगर हम देखिए नंबरिंग कर दे इसमें, जैसे इस सरफेस को 1 कह देते हैं, इस सरफेस को 2 कह देते हैं, और इस सरफेस को 3 कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें जानते हो क्या होगा, देखो ई डॉट डी एस जब आप निकालोगे ना ऑन सरफेस 1, तो इसमें ऐसा हो जाएगा ई और ये हो जाएगा डी एस, और ये cos 180 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे, क्योंकि इस पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका नॉर्मल जो होगा ना n1 कैप ये इधर होगा, ठीक है ना। तो cos 180, तो इससे ई और इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये पाई आर स्क्वायर, तो ये cos 180 से माइनस हो जाएगा। सेकंड सरफेस से निकालोगे तो फ्लक्स तो जीरो होगा, क्योंकि इसमें नॉर्मल इधर हो जाएगा n2 कैप, तो यहाँ पे एंगल जो है ना, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और n2 इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, cos 90 से जीरो आ जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू φ1, इसको φ1 कह दो, इतना आ रहा है, φ2 तो हमारा डायरेक्टली जीरो है, और सॉरी ये तो डायरेक्टली जीरो है, और φ3 निकालेंगे ना, φ3 तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिखोगे ई डॉट डी एस, तो ई और इंटू डी एस, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, व्हाट इज द एंगल, ऐसे करके 60 है, इज इट सर नीचे वाला एंगल 30 दे रखा है सर, जो टिल्ट है ना वो 30 दे रखा है। अच्छा, ये टिल्ट वाला 30 दिया हुआ है, तो मतलब ये 30 दिया हुआ है, तो बेसिकली क्या होगा, ये भी तो 30 होगा ना, यहाँ पे ये 30 होगा, कितना होगा जो भी होगा, ठीक है। देखिए ये जो है ना बेसिकली ऐसे था ना, ऐसे वर्टिकल रहेगा। अच्छा इधर इधर देखो एक्चुअली जो है ना ऐसा होगा, देखो एक मिनट समझ लेते हैं, ये वाला 30 दिया हुआ है, ये कह रहे हो, यस सर, ये 30 दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल 60 होगा, है ना। तो देखो ये 60 हो जाएगा ना, तो ये वाला एंगल फिर 30 हो जाएगा, ये 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये 60 होगा, ठीक है, तो ये 60 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 30 है ना, तो ये वाला 60 हो जाएगा, तो ये 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, तो cos 60 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे EDS और यहाँ पे ऐसे चलो cos 60 लिख देंगे, cos 60, ठीक है। तो ये E बाहर आ जाएगा, DS से cos 60 से 1/2, और DS मतलब एरिया दे देगा हमें, S दे देगा, तो ये एरिया निकालना होगा आपको, ठीक है ना। तो जानते हो क्या है, देखो बेसिकली इसमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, ये जो टिल्टेड पोर्शन है ना ऐसा, देखो इसका ये लेंथ ऐसे होगा, ठीक है ना, ये ऐसा बन रहा है ये, तो देखो ये जो है ना बेसिकली आप देखो ये हमारा दिया हुआ है, सपोज करो रेडियस ये r है, ठीक है ना, दिस रेडियस इज सॉरी ये 2r है मान लो, ठीक है ना, दिस इज 2r, ठीक है। तो हम ये वाला एंगल 30 है ना, दिस एंगल इज 30, ठीक है ना, तो इसमें हम sin 30 अप्लाई करेंगे ना, sin 30 इज इक्वल टू ये वाला इसका जो डायमीटर है ना, इसको मान लो इसको d बोल देते हैं, ठीक है ना, d बोल दो इसको, ठीक है। तो sin 30 लिखोगे ना तो दैट विल बी 2r/d होगा, ठीक है। तो sin 31 d इक्वल टू बेसिकली 4r आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसका टिल्टेड वाले का डायमीटर निकालोगे ना 4r निकलेगा, तो इसमें जानते हो क्या होगा, ये 4r निकलेगा, लेकिन ये जो साइड ऐसे निकलेगा ना वो बेसिकली हमारा 2r निकलेगा, ये ऐसा है ना, देखो आप समझ जाओगे ऐसे, ये बेसिकली हमारा 4r होगा, और ये जो है ना ये बेसिकली 2r होगा, ठीक है, ये 2r। तो ये है बेसिकली सिचुएशन, ठीक है। तो दिस इज 4r एंड दिस इज 2r, ओके। तो ये एक्चुअल में एलिप्स है, ध्यान रखोगे, दिस इज एलिप्स, ये एलिप्स है, ठीक है। तो एरिया इसका S निकालते हैं ना, पाई AB निकलेगा, पाई AB, तो पाई और A मतलब 2r, 4r का आधा 2r हो जाएगा, और B निकालोगे ना तो 2r का आधा r हो जाएगा, तो बेसिकली 2πr² हो जाएगा, ठीक है ना, 2πr², ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी हैव एक्चुअली, तो ये 2πr² आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां से, तो ये 2πr² आ रहा है, ओके, दैट्स व्हाट यू गेट।
तो यहाँ पे हम लोग देखें e इंटू, और ये लिख देंगे बाई 2 है यहाँ पे, और 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है ना 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो e इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना, e इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से निकला हमारा माइनस e इंटू पाई आर स्क्वायर, तो दोनों ऐड करोगे ना 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना करने की जरूरत नहीं होती है। देखो ये सरफेस से हमें मतलब समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, बट वॉल्यूम इंटीग्रेशन से तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ई डॉट डी एस को डायरेक्ट हम डेल डॉट ई डी टॉ कर देंगे, ठीक है, एंड फ्रॉम देयर यू गेट द आंसर। ओके, तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर इसमें एक आपने बताया था ना कि आर कैप अपॉन आर स्क्वायर की एक फॉर्म होती है सर, जब उसका अपने डाइवर्जेंस करते हैं सर 4 पाई डेल क्यू डेल आर की फॉर्म होती है सर एक। सर वो क्या, कौन सी फॉर्म है सर, वो एक बार बता दोगे क्या, वो क्या होता है सर? ये होता है ना डेल डॉट, डेल डॉट। तो ये नोट्स में देख लिया करो ना, ऐसे ऐसे क्यों पूछते हो, ठीक है। अब नोट्स आपने लिखा नहीं है क्या? ये कोई कहानी तो नहीं चल रही है ना कि हाँ मतलब आप कहानी बताए थे एक बार और फिर वो हमने लिखा नहीं तो आप फिर से बता दीजिए। ऐसे पढ़ाई करोगे ना तो कभी कुछ नहीं होगा, ध्यान रखो, ठीक है। तो आप नोट्स में देखिए इसको, ये हम बताए थे ना डेल डॉट आर कैप बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4 पाई और डिराक डेल्टा, ठीक है, तो ये बताया गया था, ठीक है। और भी साथ में कुछ और भी बताए थे, याद है, ये डेल स्क्वायर 1 बाई आर बताए थे, दैट इज इक्वल टू -4 पाई, ठीक है, और ये डिराक ऐसे बताए थे। तो ये सब जानते हो आप लोग, हैबिट डेवलप करिए, ये सब गलत हैबिट है, जानते हो कि ये फॉर्मूला भूल गए तो हमसे पूछ रहे हो, ठीक है। आप लोग को प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक है, नोट्स का रिवीजन करना है, तो ये होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे। डेल डॉट आर कैप बाई आर स्क्वायर ये होता है, और डेल स्क्वायर ऑफ 1 बाई आर इक्वल टू ये होता है, ठीक है। सर इसी असाइनमेंट का 14 नंबर 13। चलो एक क्वेश्चन हम देखो, हम आप लोग एक क्वेश्चन पूछोगे ना उसी से रिलेट करके हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा रिवीजन सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। देखो ये एक इनफाइनाइट प्लेन है, या ऐसे सोचिए, ठीक है। सपोज करो कि एक पॉइंट चार्ज, इसका आप लोग आंसर करिए क्विकली। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट लेट्स से 0 0 और डी पे, ठीक है, 0 0 डी पे एक पॉइंट चार्ज को प्लेस किया गया है। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e थ्रू इंटायर XY प्लेन। क्या आंसर होगा, क्या एनीवन टेल? इंटायर XY प्लेन से आपको फ्लक्स निकालना है। A point charge Q is placed at 0 0 D. Calculate electric flux through entire XY plane. ठीक है ना, entire XY plane से फ्लक्स निकालना है। सर Q by 2 एप्सिलॉन। Q by 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना, ठीक है, ठीक है। देखो ये करेक्ट है आंसर, Q by 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है। इसको जानते हो हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व, एक तरीका इसका ये है, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो ये हमारा XY प्लेन है, मतलब हम साइड व्यू देख रहे हैं, जैसे मान लो इधर X एक्सिस है, फिर इधर ऐसे Y एक्सिस होगा, ठीक है ना। और हम मान लो चार्ज को यहाँ पे ऐसे रख देते हैं Q, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D है, ठीक है ना। तो ये कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, इन्फिनिटी तक। ये कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो आपको फ्लक्स देखो इससे निकालना है ना, ये लाइन नहीं है, ध्यान रखोगे, ये इसको हम XY प्लेन बोल रहे हैं, दिस इज XY प्लेन है ये, ठीक है ना। तो आपको देखो फ्लक्स इससे निकालना है ना, तो आप ऐसा करिए कि इसके ऊपर इतने ही डिस्टेंस पे एक और प्लेन बना दीजिए ऐसे, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस पे बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे देखो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे एक प्लेन में ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस भी हमारा D है, ठीक है। तो अब सिमेट्री देखो, चार्ज क्यू से ऊपर, ये सिमेट्री के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इससे अगर फ्लक्स phi e होगा ना, तो इससे भी फ्लक्स phi होगा, क्योंकि इससे भी फील्ड लाइन बाहर जाएगा, इससे भी फील्ड लाइन बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों से फ्लक्स phi होगा, ओके। लेकिन इसको हम क्लोज बनाना चाहते हैं, तो अब हम यहाँ पे ऐसे क्लोज सरफेस बनाएंगे, और इस यहाँ पे हम क्लोज सरफेस बनाएंगे, ठीक है ना। ये क्लोज सरफेस बना दिया, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा ना, बता सकते हो इससे फ्लक्स कितना निकलेगा? इससे इन दोनों का सिमेट्री से हम बता दिए कि इक्वल होगा। व्हाट अबाउट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस? इस सरफेस से फ्लक्स कितना निकलेगा? देखो इससे जो फ्लक्स निकलेगा ना, वो जानते हो 0 होगा। देखो इससे 0 क्यों होगा वो हम बता दे रहे हैं आपको लॉजिकली। देखो इससे भी फ्लक्स जो निकलेगा ना वो 0 होगा, जानते हो क्यों? क्योंकि देखो इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए इस चार्ज से, तो हम बोल रहे हैं कि ये इनफाइनाइट XY प्लेन है ना, वो इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया ना, तो ये डिस्टेंस निकालोगे ना तो ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस है।
तो आप जानते हो पॉइंट चार्ज का फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे ना तो यहाँ पे फील्ड एक्चुअली 0 है, इस पॉइंट पे फील्ड जो है ना 0 आ जाएगा इस चार्ज की वजह से। लेकिन जैसे मान लो हम इस पॉइंट की बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं है, आप समझ रहे हो ना, ये जो प्लेन है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे जैसे फील्ड निकालोगे ना तो 0 नहीं आ रहा है, ये उसी तरह से मान लो यहाँ पे आप फील्ड निकालते हो तो दिस डिस्टेंस इज नॉट इन्फिनाइट, ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक इधर इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे फील्ड 0 नहीं है, तो इसीलिए इन सभी पॉइंट पे फील्ड 0 नहीं है। लेकिन इस प्लेन के कोई भी पॉइंट को कंसीडर करोगे ना, यू कंसीडर एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन, तो फील्ड 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसके हर पॉइंट पे फील्ड 0 है, तो फ्लक्स 0 तो होगा ही, ठीक है। तो अब देखो इधर से प्लेन है, इधर मतलब एक प्लेन इधर से है, एक प्लेन ऊपर से है, एक प्लेन नीचे से है, तो ये पूरा क्लोज सरफेस बन गया। तो हम ऐसे लिखेंगे, हम जाते हैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ठीक है ना, क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकलता है तो दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ चार्ज इनक्लोज क्यू है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, देखो इससे और इससे सिमेट्री की वजह से इक्वल फ्लक्स जा रहा है, तो इसमें 2 फाई आ जाएगा, ठीक है ना। क्लोज सरफेस से निकालोगे ना तो इससे फाई और इससे फाई, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से फाई ई जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यही इसका आंसर होगा। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया ना कि पॉइंट चार्ज है उससे पूरा इनफाइनाइट प्लेन से फ्लक्स कितना जाएगा, तो आंसर यही होगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर चार्ज को एक्स वाई प्लेन पे रखेंगे तब भी यही आंसर होगा। चार्ज को देखो हम बिल्कुल इसके नजदीक भी ले आते हैं ना, ठीक है ना, तो आंसर जो है ना बेसिकली उस केस में भी मतलब क्योंकि डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल क्लोज ले आएंगे तो भी आंसर यही रहेगा, ठीक है ना, देन आल्सो आंसर विल रिमेन द सेम। सर इसमें कुछ क्वेश्चन थे जिसमें चार्ज है ना, मतलब बॉडी पे चार्ज फ्लो हो रहा था, मतलब एक बॉडी से ट्रांसफर हो रहा था, तो उसका मतलब चार्ज कंजर्वेशन वाला कुछ, तो उसके काफी क्वेश्चन थे, तो एक बार उसको भी करा दीजिए। देखो क्या होता है कि उसमें नहीं, देखो उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो जब भी किसी दो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपको हम बताए ना, वो क्वेश्चन कंडक्टर में होता है। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक कंडक्टर है और एक दूसरा कंडक्टर है, ठीक है ना, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, तो कनेक्ट कर देते हैं ना, तो देखो हम लोग जानते हैं ना कि कंडक्टर में हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो बस मान लो ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है, तो बस हमें क्या करना होता है कि पोटेंशियल ऑफ 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 2 कर देना होता है, ठीक है ना। क्योंकि कंडक्टर में आपको बताया गया ना कि कंडक्टर में फील्ड 0 होता है, पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, तो दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम हो जाता है। जब भी दो कंडक्टर को कनेक्ट करोगे ना, देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, ओके। तो बस पोटेंशियल को इक्वल कर दोगे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कंडक्टर का पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, ठीक है। बस इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ऐसे बताओ। इंसुलेटर के लिए है, मतलब असाइनमेंट नंबर में 11 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट, ये असाइनमेंट कौन सा है, वो 5th असाइनमेंट है, 3 एक मिनट देखते हैं। आप लोग इसको पूरा कर लो, ठीक है ना। हम अगर बोलोगे तो हम और भी क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन पहले जितना दिया हुआ है उतना तो कर लो, ठीक है ना। तो ये 5 असाइनमेंट बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर आप बोलेंगे तो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो सर सेकंड में 13 भी बोला था ना सर हमने। क्या कह रहे हो। कोई नहीं सर, आप ये कर लीजिए, उसके बाद सेकंड हाँ, असाइनमेंट कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो अभी बोलो। इसमें 12 नंबर 11 है सर। 11 ये वाला क्वेश्चन, ये तो इंसुलेटर है, कंडक्टर कहाँ है ये तो नेट का क्वेश्चन है। नेट देखो लिखा है ना, नेट का क्वेश्चन है ये। तो इसमें लिखा है ना, 2 यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ए एंड बी बोथ ऑफ रेडियस ए carry total charge plus q and minus q respectively, both the spheres are placed touching each other as shown in figure, ठीक है ना। तो इसमें टचिंग each other है तो इससे कुछ नहीं होगा, इंसुलेटर है ना, चार्ज का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। आप जानते हो इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं करता है, ठीक है ना। तो ठीक है, चार्जेस ऐसा नहीं होगा कि एक से दूसरे में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि चार्जेस मूव नहीं करेंगे एक से दूसरे में, ठीक है। तो if the potential at the center of sphere A and that at the center of sphere B is VB, then difference VA minus VB is, ठीक है। ओके, तो ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ये VA माइनस VB, ये जानते हो क्वेश्चन पूछा गया नेट एग्जाम में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन जानते हो बिल्कुल बहुत ही फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन है, IIT JEE टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जिन लोगों ने IIT JEE वगैरह के क्वेश्चन किए हुए होंगे ना, वो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि एक स्फीयर है और लेकिन हाँ ये है कि हम जितना बताए हैं ना उससे क्वेश्चन जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्फीयर बी है, ठीक है ना, दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है। इसमें मतलब पॉजिटिव चार्ज है मान लो प्लस क्यू, और इस पे नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है ना। पूरे वॉल्यूम में है ऐसे, मतलब
वॉल्यूम में नेगेटिव चार्ज है और इसमें वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे इसमें वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना ऐसे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो अब देखो एक के सेंटर को मान लो ए बोला गया है और एक के सेंटर को बी बोला गया है, तो हमें बोला गया वी ए माइनस वी बी निकालना है, ठीक है ना। तो वी ए माइनस वी बी बस निकाल देंगे, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो देखो एक्चुअली एक प्लस चार्ज भी है और एक माइनस चार्ज भी है, तो हम ऐसे पहले ऐसा करते हैं वी ए निकाल लेते हैं। देखो वी ए तो पोटेंशियल, इसको मान लो स्फीयर वन या पॉजिटिव स्फीयर नेगेटिव स्फीयर चलो बोलते हैं, तो देखो पोटेंशियल एट ए निकालोगे ना, तो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव स्फीयर निकालना पड़ेगा प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ नेगेटिव स्फीयर, दोनों का पोटेंशियल निकलेगा ना। पोटेंशियल तो ये भी क्रिएट करेगा, ये भी क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो देखो हम जब पॉइंट ए पे निकालेंगे ना, तो वो पॉजिटिव स्फीयर का जो है ना सेंटर है ये, तो यहाँ पे सेंटर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। और ये जो है ना नेगेटिव स्फीयर के लिए, जब पॉइंट ए अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव स्फीयर के बाहर है, तो यहाँ पे आउटसाइड लगाओगे, ठीक है ना। फिर उसी तरह से पोटेंशियल एट बी निकालना है अगर आपको, ठीक है ना। पोटेंशियल एट बी तो हम ऐसे लिखेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल माइनस नेगेटिव पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव स्फीयर माइनस पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ नेगेटिव स्फीयर, मतलब दोनों चार्जेस का पोटेंशियल को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, पोटेंशियल से पर्टिकुलरली क्वेश्चन जानते हो नेट एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ओके। तो देखो यहाँ पे जब हम बी पे निकाल रहे हैं ना, तो बी जो देखो क्या है कि पॉजिटिव स्फीयर के बाहर का पॉइंट है, ये पॉजिटिव स्फीयर के अंदर तो नहीं है ना ये पॉइंट बी, तो इसमें हम आउटसाइड का फॉर्मूला लगाएंगे। और ये जो ए पॉइंट बी जो है ना, पॉइंट बी पे निकाल रहे हो ना, वो नेगेटिव स्फीयर का सेंटर है, तो इसको सेंटर लिख देंगे, तो बस ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इसमें चार्ज क्यू है, इसका रेडियस मान लो ये ए दिया हुआ है रेडियस, ठीक है ना, रेडियस ए शायद दिया हुआ है ना। तो अब बताइए कि अगर हम पोटेंशियल ए पे निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एट ए बिकॉज ऑफ पॉजिटिव स्फीयर, तो इसका सेंटर है, सेंटर पे कितना होता है पोटेंशियल अगर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम में, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर? Q/2R. सही है ये? आप लोग बताइए, इज इट द करेक्ट फॉर्मूला? पोटेंशियल एट सेंटर 3KQ/2R, ऐसा होता है क्या? सर भूल गए सर। अब भूल गए तो फिर उसका पलट करके देखो, पेज पलट को देखो, फिर वहां पे देखो। भूलना जानते हो प्रैक्टिकल है, मगर नहीं देखना जानते हो मतलब वो इम्प्रैक्टिकल हो गया कि आप भूल गए, बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप सर उसमें 11-12 की बात मत करो, हम क्लास में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना, ये हम पढ़ाए हुए हैं क्लास में, ठीक है ना। ये सब हम जितना भी रिक्वायरमेंट होता है ना, देखो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सब बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो अभी जो किसी स्टूडेंट बताया, ये थोड़ी कि 11-12 में पढ़े थे इसलिए याद था, वो क्लास में भी पढ़ाया गया इसलिए याद है। तो हाँ यही होता है ना। तो देखो ये पॉजिटिव स्फीयर का सेंटर है ना, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3KQ/2R होता है, तो 2R की जगह A लिखा हुआ है तो A लिख देंगे, ठीक है ना। और नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो इससे पोटेंशियल माइनस में लिखेंगे KQ/, तो ये जो पॉइंट है ना, देखो पॉइंट ए नेगेटिव के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, 2A डिस्टेंस पे है ना, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना KQ/R, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होता है, तो यहाँ पे 2A ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ से बेसिकली इसको सॉल्व करोगे ना, तो KQ/A निकल जा रहा है, KQ/A, ठीक है ना। फिर इसको आप निकालेंगे तो देखो पॉजिटिव के सेंटर पे हमें निकालना है, सॉरी बी पॉइंट पे निकालना है। बी पॉइंट ये है, ये पॉजिटिव से आउटसाइड है, तो पॉजिटिव से आउटसाइड है तो KQ/R लिखना पड़ेगा, तो 2A हो जाएगा यहाँ पे। R क्योंकि R का मतलब होता है सेंटर, इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो KQ/2A होगा, ठीक है ना। अब ये तो नेगेटिव स्फीयर है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो इसका अपने सेंटर, ये सेंटर पे हम लिख रहे हैं पोटेंशियल, नेगेटिव बी पॉइंट इसके सेंटर पे है, तो वही 3KQ/2A हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो इसे माइनस KQ/A आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें निकालने के लिए बोला गया इसमें VA माइनस VB, ठीक है ना। तो दिस माइनस दिस कर दोगे तो 2KQ/A आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये K का वैल्यू 1/4πε0 लिख दोगे, तो Q/2πε0 और इंटू A, दैट्स द आंसर। यही आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये दैट्स द पोटेंशियल एट सेंटर, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो बस फॉर्मूले का खेल है, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस, ये चीज जानते हो प्रैक्टिस से ही आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो इससे रिलेट करके क्वेश्चन जानते हो, IIT JEE में पूछा गया था, ठीक है ना। दिस वाज आस्क्ड इन IIT JEE, बस उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोला गया था। तो हम एक क्लास में आपको बता भी चुके हैं ना कि कोलम्बिक को आप ग्रेविटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हो, ठीक है। देखिए IIT JEE में एक क्वेश्चन पूछा गया कि इस तरह से था क्वेश्चन कि फ्रॉम
ए स्फेयर ऑफ रेडियस, इसी से रिलेट करके दे रहे हैं क्वेश्चन, रेडियस आर एंड चार्ज क्यू फ्रॉम ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू, ठीक है ना, ए पोर्शन इज कट एज शोन इन फिगर, ठीक है, एक पोर्शन कट किया गया है शोन इन फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से, तो ये एक स्फेयर है, इससे एक पोर्शन ऐसे कट कर दिया गया, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो ये कट करके इतना पोर्शन निकाल दिया गया मान लो, ठीक है, तो समझ जाओगे कि मान लो सेंटर तक जा रहा है, ठीक है ना, तो इतना पोर्शन में फिर चार्ज बच गया, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा चार्ज बच गया है, ठीक है ना, सो दिस पोर्शन हैज चार्ज, ओके। तो ये इस पॉइंट पे, ये जो इसका सेंटर है ना, इस पॉइंट पे पी, ये इस पॉइंट को पी बोला गया है, ठीक है, तो हमें बोला कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था वीपी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना, पोटेंशियल एट पी निकालना है, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन आईआईटी जेई, ठीक है ना, मेंस का क्वेश्चन है ये, आईआईटी जेई मेंस, ठीक है, एडवांस का भी नहीं है, मेंस का है, ठीक है। तो देखो जानते हो क्या करना होगा, देखो इसमें कट करके निकाला गया ना, जैसे यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट थे, तो दोनों का पोटेंशियल आपको बताया जा चुका है, पोटेंशियल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए आप पोटेंशियल आप किसी भी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, तो एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट से निकालोगे, सेकंड ऑब्जेक्ट से निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट एब्सेंट है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पे। तो देखो इसमें करना क्या होगा जानते हो, कि हम पहले पोटेंशियल पी पे निकालना चाहते हैं ना, तो पहले फुल स्फेयर का निकालेंगे, मान कर चलेंगे कोई पोर्शन कट नहीं किया गया है, और फिर जितना पोर्शन, जो पोर्शन कट किया गया ना, उसको उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो ये लिखना पड़ेगा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो इसमें पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल बिकॉज ऑफ बिग स्फेयर, बिग स्फेयर का पोटेंशियल लिखेंगे, और माइनस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ स्मॉल स्फेयर, बिग स्फेयर में से स्मॉल स्फेयर का पोटेंशियल माइनस कर देंगे पोटेंशियल एट पी निकालने के लिए। तो बिग स्फेयर जब मानेंगे ना, तो इसका मतलब एज्यूम करेंगे कि चार्ज हर जगह पे है, ठीक है ना, तो बिग स्फेयर, तो देखो बिग स्फेयर में क्या नहीं सर कुछ, तो बिग स्फेयर जो है ना, देखो कंप्लीट स्फेयर मानकर उसमें से इतना पोर्शन स्मॉल स्फेयर जो है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा ना। तो बिग स्फेयर का पोटेंशियल निकालोगे ना, तो वो भी पी पे ही निकालना पड़ेगा, तो पी पॉइंट बिग स्फेयर के लिए एक इनसाइड पॉइंट है, लेकिन स्मॉल स्फेयर के लिए देखोगे ना, तो ये सेंटर का पॉइंट है, दिस इज सेंटर, ठीक है ना, ये सेंटर का पॉइंट है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब हमें फॉर्मूला लिखना है, तो देखो इनसाइड पॉइंट पे जो है ना फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, देखो हाँ, और ये ऐसा होता है 3r² माइनस स्मॉल r², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसमें r जो होगा ना, ध्यान रखोगे, वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। तो अभी चलो हम समझने के लिए इसमें सब कुछ ऐसे 1 कर देते हैं, बिग स्क्वायर को मतलब हम जो है ना ऑब्जेक्ट 1 मान लेते हैं, इसका चार्ज 1 लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसका सेंटर पे लिख रहे हो ना, तो सेंटर स्मॉल स्फेयर जो कट किया गया उसका सेंटर पे लिखना है, तो सेंटर पे हम लोग जानते हैं कि 3kq/2r होता है, ठीक है ना, 2r ऐसे लिखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं सभी में, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये अनदर ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो इसके लिए 2 लिख देते हैं। अब बाद में हम लोग फिर पुट करेंगे वैल्यू। तो देखो बिग स्फेयर में चार्ज दिया हुआ था q/2, इसका रेडियस r है, ठीक है ना, 3r², अब माइनस इसका रेडियस r दिया हुआ है, और डिस्टेंस देखो पॉइंट P का बिग स्फेयर के सेंटर से डिस्टेंस r/2 है, तो यहाँ पे r/2 का ऐसे होल स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है ना, माइनस 3k, और अब इसमें चार्ज देखो, ये जो चार्ज q दिया हुआ था ना, देखो इसमें लिखा फ्रॉम ए स्फेयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q, तो ये जो चार्ज q है ना, वो बड़े वाले स्फेयर का चार्ज है, इस छोटे स्फेयर को जो कट करके निकाला गया उसमें ये चार्ज नहीं है। तो छोटे स्फेयर का रेडियस आप देख रहे हो ना कि r/2 है, r/2 रेडियस होने से जानते हो क्या होगा, वॉल्यूम जो है ना बेसिकली 4/3 πr³ जैसे बड़े का वॉल्यूम लिखते हो ना, तो उसमें r³ आता है ना, तो r/2 का क्यूब करने से एक 1/8 का फैक्टर आ जाएगा। तो इसमें ध्यान रखोगे, ये छोटे स्फेयर का जो वॉल्यूम है ना, हाँ छोटे स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो बेसिकली बड़े स्फेयर के वॉल्यूम का 1/8 है, तो इसीलिए इसमें चार्ज जो है ना 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे q जो लिखोगे ना वो q/8 होगा, ठीक है ना, इट विल बी q/8, और डिवाइड बाय 2 इंटू, और रेडियस इसका r/2 है, तो हम रेडियस की जगह r/2 लिखेंगे। तो बस ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस यू विल हैव टू डू। तो स्मॉल स्फेयर के लिए लिख रहे हैं, तो देखो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है ना। तो बस ये कैलकुलेशन करके देख लोगे आप, इसका आंसर आ जाएगा kq/r, ठीक है। तो ये निकलेगा यहाँ पे पोटेंशियल एट पी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जानते हो IIT जेई में आप देखोगे
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था और ग्रेविटेशन के लिए पूछा गया था। तो ग्रेविटेशन में जानते हो मास दिया हुआ रहता है, तो आंसर यही आएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, m/r आ जाएगा, g/m/r। ओके, और वो माइनस में शिफ्ट होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम बताए थे आपको कि नेगेटिव में लिखा जाता है, ठीक है ना, -g/r आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो ये जो है ना, मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप IIT JEE के कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, उससे डेफिनेटली मतलब अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आप लोग। सर असाइनमेंट 3 का नंबर बता दीजिए। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन में चार्ज 1/8 कैसे होगा वो बताना है। वॉल्यूम उसका कितना होगा, बड़ा वाला, मान लो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा है ना कि बड़ा स्फेयर में चार्ज क्यू है, छोटे में तो क्यू नहीं बोला गया ना, तो छोटा का वॉल्यूम 1/8 है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम 1/8 है तो चार्ज भी तो 1/8 होगा ना। ओके, सर जो पिछला क्वेश्चन है उसमें हमें कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, तो उससे निकाल सकते हैं क्या पोटेंशियल? हाँ, वो आप सोचोगे, ठीक है ना, ठीक है। वो देखो यही सब, इसी से लर्निंग होती है, इसी से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, समझ गए ना। आपके माइंड में क्वेश्चन आया ना, आप उसको अगर परस्यू कर लोगे ना, उस चीज को अटेम्प्ट, जानते हो आप निकाल पाओ या नहीं निकाल पाओ, हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आया और उसको आपने अटेम्प्ट किया, अगर कोशिश करी कि क्या बोलते हैं, हम ट्राई करें कि निकालें हम पोटेंशियल, हम जानते हैं कि हमारे मतलब कैविटी के अंदर फील्ड होता है, और मतलब ये भी आप जानते हो कि फील्ड अंदर में यूनिफॉर्म होता है ना, यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड भी हर जगह सेम होता है और डायरेक्शन भी यस। सेम होता है। तो अगर आप इतना जानते हो ना, और आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि क्या हम उस फील्ड को यूज करके पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और आपने ट्राई कर लिया, ठीक है, तो आपका जानते हो बहुत मतलब एडवांटेज हो जाएगा आपको, मतलब बहुत कुछ सीख जाओगे आप उससे, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट को जानते हो, जब भी कोई डाउट आए ना तो उसको खुद से कोशिश करना चाहिए, लर्निंग ऐसे ही होती है, ठीक है, करके देखोगे उससे, ठीक है। हम बता नहीं रहे कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आपको बता देंगे फिर तो आप समझ जाओगे कि क्या बोलते हैं, मतलब इस तरह से निकल सकता है, ठीक है। उसको ट्राई करोगे, आपको आंसर पता करना है कि निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, ठीक है। ओके, चलो असाइनमेंट 3 का सर 10 नंबर। हाँ देखें, असाइनमेंट 3, ये वाला कौन सा असाइनमेंट था, 3 था ये, हाँ 3 था। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। 10 देखो, इसमें क्या लिखा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन बाय, ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन निकालने के लिए बोला गया है। तो देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, बेसिकली वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यही होता है ना, हम लोग जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये सरफेस का इक्वेशन दिया हुआ है, समझ गए ना, ये एक तरह से सरफेस का इक्वेशन है, तो इसका ग्रेडियंट ले लो, इसका ग्रेडियंट लेंगे ना, ठीक है, और फिर ऑरिजिन पे बोला गया ना, तो फिर 0 0 पुट कर देंगे, तो इसका ग्रेडियंट लोगे तो देखो इससे कितना आएगा आपको, इससे आएगा 4x आई कैप आ जाएगा, फिर x 0 पुट करोगे तो ये तो 0 दे देगा, क्योंकि ऑरिजिन पे निकालना है ना, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इससे आएगा 4y, सॉरी 2y j कैप, और फिर y 0 पुट करेंगे तो माइनस, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना, इससे तो 4, हाँ तो ये वाला आंसर तो आ ही रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। इसमें इसका ग्रेडियंट ले लो, ठीक है। देखो हम ये जानते हो पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, ये जानते हो क्या है, सरफेस का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सरफेस के इक्वेशन पे हम जानते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, ये तो हम बताए हैं ना आप लोग को, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि Yes, sir. इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब कंडक्टर का सरफेस समझ लो, कंडक्टर का सरफेस क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, और आप जानते हो कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, ठीक है, बस यही है। तो बताइए अब नेक्स्ट। सेकंड वाले में 13 नंबर एक बार देखिए ना। इसमें कोई और क्वेश्चन है क्या? चलो ठीक है, आप लोग करोगे। अच्छा, वो क्वेश्चन जो अभी हम पूछे थे ना, वो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, ठीक है, अच्छा हमें ध्यान में नहीं है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कैविटी, यहाँ पे ये जो अभी हम करा दिए, KQ/R आंसर आया था ना, ये वाला आंसर आएगा इसका। सेकंड वाले में 13, एक मिनट देख रहे हैं सर, उसमें वो उन्होंने प्लेट्स लगा रखी हैं, सिग्मा नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। एक मिनट देख रहे हैं, कितना 13 ये वाला? हाँ सर।
कंसीडर 4 इनफाइनाइट शीट। देखो शीट बोला है, कंडक्टिंग नहीं बोला है, ठीक है ना, तो इसको नॉन कंडक्टिंग मान के चलना है। कंडक्टिंग जब तक नहीं बोलेगा ना तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हर शीट का फील्ड मानना पड़ेगा, समझ गया ना। कंडक्टिंग का तो नहीं बोला है ना इसमें, तो हम जानते जब भी शीट वर्ड बोला गया ना तो फील्ड मान ओके के सर, चलना है सिग्मा बाय अब 2 हो गया, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हो गया ये तो सर। हम बता चुके हैं आप लोगों को पहले भी कि शीट वर्ड जब भी बोला जाएगा तो उसको सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मान के ही चलना है फील्ड, ठीक है ना। ओके, सर यही कंफ्यूजन हो जाती है सर, बार बार बहुत सारे क्वेश्चन कंडक्टिंग जब बोला जाएगा ना, कंडक्टिंग में लेते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। हो गया सर, तब हो गया। ठीक है, इसमें और कोई क्वेश्चन है क्या इस असाइनमेंट 2 में? 14 और देख लो सर, 14 कितना? 30 30 14। इसमें लिखा है कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r विद टोटल चार्ज q, लेट द स्फीयर बी कोटेड विथ ए मीडियम with charge density rho equal to alpha by r. The electric ठीक है, the electric field E outside the charged shell ये थोड़ा सा जो है ना ये कुछ गलत दिया हुआ है हमको लग रहा है। ये जो है ना वेयर जो लिखा है ना ये गलत है। आई थिंक दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, ये समझ रहे हो ना, ये कुछ r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। चलो देखते हैं, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द, ये कुछ मतलब गलत लिखा हुआ है, समझ गया ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड E आउटसाइड द चार्ज स्फीयर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ R व्हेन, अच्छा ये इंडिपेंडेंट ऑफ R का क्वेश्चन दे दिया है ना, चलो ठीक है मैं समझ गया। ये बस ये वाला नहीं लिखना चाहिए था, ये अल्फा नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, बस R ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल R ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है, बाकी क्वेश्चन सही है, बस ये ब्रैकेट में जो लिखा है ना वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ R व्हेन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन इरोडोव की बुक में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जेस्ट एग्जाम में आया भी है, ठीक है ना। दिस इज ए वेल, एक ऐसा क्वेश्चन है ना, आप जानते हो जो मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये नेट गेट जेस्ट जो भी एग्जाम है, TFR हर एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। IIT JEE वगैरह में भी आ सकता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फीयर के अंदर जो है ना ऐसे करके चार्ज Q दिया हुआ है, ठीक है ना, चार्ज Q, इसका रेडियस है R, और इस स्फीयर के बाहर भी चार्ज है, ठीक है ना। ऐसे जो है ना यहाँ पे ऐसे करके चार्ज है, यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है। ये जो डॉट्स हम बना रहे हैं ना वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग द चार्ज, ठीक है। ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये तो ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो बाहर में किसी r डिस्टेंस पे चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है रो इज इक्वल टू अल्फा बाई R, ऐसा लिखा हुआ है, रो इज इक्वल टू अल्फा बाई R। तो अब बोला जा रहा है कि आउटसाइड रीजन, जैसे मान लो हम यहाँ पे फील्ड निकालते हैं, इसी पॉइंट पे मान लो फील्ड निकालते हैं हम E, तो ये बोला जा रहा है E को हमें इंडिपेंडेंट ऑफ R बनाना है, तो हम E निकाल देते हैं ना। देखो जहां पे आप जानते हो ना कि हमने बता रखा है आपको कि जहां पे फील्ड निकालना है वहां से ऐसे करके गॉसियन सरफेस बना देते हैं, ऐसे करके ऐसे गॉसियन सरफेस बना दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस बन गया, ठीक है ना। थोड़ा सही नहीं बनाया, आप समझ जाओगे, ठीक है ना। ये ऐसा है, देखो यहाँ से ऐसे करके, तो ये ऐसे गॉसियन सरफेस बन गया, ठीक है। तो देखिए ये गॉसियन सरफेस हमने बना दिया ना, तो हमें फील्ड यहाँ पे निकालना है, तो हम ऐसे लिखते हैं E डॉट डी एस इज इक्वल टू गॉस लॉ लगा रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज गॉस लॉ। देखो जब भी ऐसे चार्ज डेंसिटी वगैरह दे दिया जाता है ना क्वेश्चन में, तो वो फिर कोई फॉर्मूले से आंसर नहीं आता है, ठीक है ना। वेरिएबल चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तो चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ठीक है ना। ये तो यहाँ से देखिए E डॉट डी एस, तो E इंटू 4πr स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिखना होगा, ठीक है ना, E इंटू 4πr स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, ये लिख देंगे। और ठीक है यहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिमेट्री की वजह से ऐसा होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाता है यहाँ से इंटीग्रेशन से, और इससे 4πr स्क्वायर, और ये चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू यहाँ से चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर हो जाता है,
ठीक है ना, दिस इज व्हाट यू गेट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। तो बस हमें देखना है ये जो ब्लू लाइन है ना उसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है। तो चार्ज इनक्लोज निकाल लेते हैं। तो चार्ज इनक्लोज निकालेंगे तो ये ब्लू लाइन के अंदर ये Q तो आ ही रहा है, तो Q प्लस और फिर ये डेंसिटी भी आ रहा है, डेंसिटी जो यहाँ पे आ रहा है वो भी है, उससे निकालेंगे ऐसे रो इंटू डी टाउ करके, ठीक है ना। तो Q और ये रो का वैल्यू है अल्फा बाई आर और इंटू ये डी टाउ हम लोग याद है ना ऐसे लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर, ठीक है ना। अब इसमें लिमिट क्या लगाओगे, कैन एनीवन टेल व्हाट इज द लिमिट? सर कैपिटल R टू स्मॉल r। हाँ, कैपिटल R टू स्मॉल r, ठीक है ना। यहाँ से देखो ये इसके बियॉन्ड है ना, इसके बियॉन्ड है चार्ज, चार्ज जो भी है इसके बियॉन्ड है, ठीक है ना। ये रीजन का चार्ज हम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। इस ब्लू लाइन के अंदर इस रीजन का तो पता ही है कि Q है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में निकालना है ना कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है। तो ये कैपिटल R है, यहाँ पे रेडियस है और यहाँ पे रेडियस हम स्मॉल r बोल रहे हैं, कैपिटल R टू स्मॉल r। तो बस हो जाएगा ये Q और प्लस देखो यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा तो 4 पाई अल्फा, ठीक है। और ये जो है ना आर स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर और बाई 2 हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दोगे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो Q प्लस और ये हो जाएगा देखो यहाँ से 2 पाई अल्फा है ये, सॉरी 4 पाई ये 4 पाई अल्फा बाहर आया, ठीक है ना। तो 2 पाई अल्फा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो ये Q इनक्लोज निकल गया, तो इस Q इनक्लोज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू देखो ये Q इनक्लोज को पुट करो Q अपॉन Q प्लस 2 पाई अल्फा और इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्ट, ओके। अब आप देखिए यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये रिजल्ट आ रहा है, तो हम लोग इसको इंडिपेंडेंट ऑफ आर बनाना है। तो आर देखो आप यहाँ पे है और यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ये जैसे इस पूरे टर्म से डिवाइड करोगे ना तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 4 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्फा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और प्लस ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और इससे कैंसिल होकर अल्फा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। और ये जो टर्म है देखो ये वाले टर्म में और ये वाला टर्म में बेसिकली बच जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइड होगा तो यहाँ पे ऐसा आएगा Q माइनस 2 पाई अल्फा और इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। मतलब ऐसा टर्म जिससे आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा था ना वो टर्म को हम अलग कर दिए और जिसमें इसमें और इसमें कैंसिल नहीं होगा तो उसको अलग कर दिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा रिजल्ट है, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। तो यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये निकला हुआ है। तो अगर हम देखो हमें इंडिपेंडेंट ऑफ आर बनाना है तो हम अगर ये वाला न्यूमरेटर को 0 कर देते हैं, देखो इफ Q माइनस अल्फा सॉरी 2 पाई अल्फा और इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये अल्फा का वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये हम 0 कर देंगे ना, देखो इफ दिस टर्म इज 0 तो उस केस में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बचेगा अल्फा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, ओके। सर चार्ज की लिमिट नहीं समझी। क्या नहीं समझे इसमें? सर ये चार्ज का जो लिमिट है कैपिटल R टू R क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है। कैपिटल R टू R नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, हमें बोला गया ना फील्ड हमें बाहर में निकालना है। तो आप ये बताइए डेंसिटी कहाँ पे है, बाहर में है कि अंदर में है? इस स्फीयर के अंदर में है या बाहर में है डेंसिटी? क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि जो रो है ना वो स्फीयर के बाहर में है, तो इस ब्लू स्फीयर के अंदर रो का कंट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है आपको? सर कैपिटल R से लेकर गॉसियन स्फीयर तक। हाँ, तो गॉसियन स्फीयर का रेडियस स्मॉल r ही तो है, गॉसियन स्फीयर का रेडियस हमेशा स्मॉल r होता है, तो ये कैपिटल R से स्मॉल r तक इसीलिए लिख दिए, ठीक है। एक बार जानते हो, देखो हम बता रहे हैं जब ये डाउट हो ना इसका मतलब आप जो अभी तक जितना पढ़ाया गया ना उसमें लिमिट में भी अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी, तो एक बार रिवाइज कर लोगे गॉस लॉ, ठीक है ना, तो फिर ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका कंट्रीब्यूशन जो है ना, रो जो है ना बेसिकली बाहर में है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ से यहाँ तक ही रो का कंट्रीब्यूशन है, तो ये कैपिटल R रेडियस है यहाँ पे और यहाँ पे स्मॉल r रेडियस। लिमिट जो है ना डिस्टेंस का नहीं होता, ऐसा नहीं कैपिटल R माइनस स्मॉल r लिमिट ले लें, ऐसा नहीं है, रेडियस का लिमिट लिया जाता है। तो इस पॉइंट पे रेडियस है कैपिटल R और इस पॉइंट पे रेडियस है स्मॉल r, कैपिटल R से स्मॉल r लिमिट होगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। सर एक चीज पूछने की सर, जैसे अगर अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही बोला हो और उनकी मतलब कोई भी रो के ऊपर जो आर डिपेंडेंट या थीटा डिपेंडेंट हो, तो भी अपने अगर अपने को बोला नहीं है तो ई को यूनिफॉर्म मान के सॉल्व कर लेना चाहिए ना, या फिर उसमें ई नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। कि सर जैसे इस क्वेश्चन में अपने को बस ये पता था कि बाहर चार्ज है जो एक रो दिया हुआ है कि उसके हिसाब से वेरी कर रहा है,
तो हमने ई को डायरेक्ट यूनिफॉर्म ले लिया, तो सर ये हम यूनिफॉर्म कहाँ ले लिया तुम लोग, क्या क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ले लिया यहाँ पे, कैसे ले लिए? मान लो यहाँ पे जो फील्ड अभी निकला हमारा, यहाँ पे देखो ये फील्ड निकला, ये यूनिफॉर्म फील्ड आपको लग रहा है? यहाँ पे नहीं, तो आर डिपेंडेंट फील्ड निकला है यहाँ पे, तो इसको यूनिफॉर्म फील्ड कैसे बोल रहे हो? तो सर अपन ने वहाँ पे ई बाहर निकाला था ना, उससे वो अरे देखो, ई बाहर निकालने का मतलब ये थोड़ी होता है कि यूनिफॉर्म हो गया। ये स्फेरिकल सिमेट्री है ना, इस हमें 1 मिनट पहले समझ लो, ध्यान से सुनो, ठीक है? देखो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन इस स्फेयर पे कर रहे हैं ना। सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब ये नहीं होता है कि यूनिफॉर्म स्फेयर के, कभी आपने ऐसे पढ़ा है? देखो 1 मिनट पहले थोड़ा सा जानते हो, ध्यान से पढ़ाई करो, ठीक है ना? आप जानते हो जितने भी इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप पढ़े हैं अभी तक, बताइए आप कौन सा ऑब्जेक्ट का फील्ड देखते हो कि यूनिफॉर्म होता है? किस ऑब्जेक्ट का फील्ड यूनिफॉर्म होता है? ऑब्जेक्ट या सिस्टम, कौन से सिस्टम का फील्ड आपने यूनिफॉर्म देखा है? सिर्फ इनफाइनाइट शीट का होता है, ठीक है ना, जिसका फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, देयर इज ओनली वन सिस्टम विच इज इनफाइनाइट शीट जिसका फील्ड यूनिफॉर्म हो सकता है, विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कभी भी आपने ऐसा सुना है कि स्फीयर का फील्ड यूनिफॉर्म होता है? नहीं सर। तो ये वर्ड यूज ही नहीं करना है, सबसे पहली बात, ठीक है ना? तो यहाँ पे स्फीयर का फील्ड कभी यूनिफॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इंटीग्रेशन जो है ना वो कर रहे हैं एक सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना सेम है, बस इस सरफेस के ऊपर, ठीक है? तो इसीलिए क्योंकि हम सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, तो ये बाहर आ गया यहाँ पे, ठीक है? तो इस सरफेस पे सिर्फ सेम है, तो इस सरफेस पे सेम होने से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर आप बोलना चाहते हो ना यूनिफॉर्म वर्ड, तो ऐसे बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस। ओके, बस इतना बोल सकते हो। डायरेक्शन भी सेम नहीं है, क्योंकि आप फील्ड जानते हो रेडियली आउटवर्ड होगा, यहाँ पे ऐसे इधर होगा। वेक्टर भी सेम नहीं है, समझ गया ना, इधर यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड इधर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर। ओके, बस इतना बोल सकते हो। तो ये सरफेस इंटीग्रेशन में स्फीयर पे सेम है, इसलिए बाहर किया गया। ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है कभी भी किसी अदर ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। असाइनमेंट 4 में कंडक्टर फॉर इमेज प्रॉब्लम है। 1 मिनट, असाइनमेंट 4 नहीं, असाइनमेंट 4 में तो डाइपोल मोमेंट है। 5 करना है क्या? नेम उसको सर असाइनमेंट 4 नहीं लिखा, कंडक्टर सर इमेज प्रॉब्लम लिखा हुआ है उसमें। कंडक्टर्स लिखा हुआ है ना, कंडक्टर्स एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ऐसे लिखा हुआ है। एक ये भी है, दूसरा ये भी है, कंडक्टर्स एंड इमेज प्रॉब्लम, दो अलग अलग असाइनमेंट है। 1 मिनट देखें, कंडक्टर्स एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम तो लिखा हुआ है, और कहाँ है? सर वो पहले जो आपने अपलोड किए हुए थे ना स्टार्टिंग में, EMT 21 वाले उसके अंदर है, डाउनलोड वहां से किया था साइट पर। EMT 21 में ना, उसमें पता नहीं, वो तो यहाँ इसमें नहीं है, कहाँ से डाउनलोड कर लिया हमें भी पता नहीं। ये कौन साइट पर अभी भी है, EMT 21 के। ऐसे करो, ग्रुप में भेजो जरा एक बार, वो टेलीग्राम ग्रुप पे भेजो। सर उतनी देर में सेकंड असाइनमेंट का 23 देख लो एक बार। सेकंड असाइनमेंट में 23, 1 मिनट, हाँ बोलो। तो 1 मिनट देख रहे हैं सर, उसमें बस हिंट दे दो सर हमें, थोड़ा सा वो क्वेश्चन समझ में गड़बड़ कर रहे हैं। 23 ये तो ग्रिफिथ का क्वेश्चन है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ओवरलैपिंग रीजन, ये जो ओवरलैपिंग रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर्स हैं, ठीक है ना, देखो लिखा है ना, इमेजिन ओवरलैपिंग ऑफ 2 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियाई कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्जेस, ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है। देखो इसमें ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कैविटी वाला क्वेश्चन कराया गया था आप लोग को, जैसे कोई स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके अंदर एक कैविटी है, तो उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। देखो इसमें ऐसा है, मान लो एक, सॉरी, ठीक है, ये ऐसा है, देखो यहाँ पे ये एक स्फीयर है और ये एक और स्फीयर है, दोनों
में चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है ना, इसमें चार्ज डेंसिटी प्लस रो दिया हुआ है, इसमें चार्ज डेंसिटी माइनस रो दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दोनों का कॉमन रीजन है, ठीक है ना। तो देखिए इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। अब मान लो इसमें कोई पॉइंट ये है, सपोज कर लो, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे करके इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, इसके सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे, और इन दोनों का सेंटर मान लो ऐसे करके कुछ इनके बीच में सेपरेशन ऐसे डी है, ठीक है ना, इसको डी वेक्टर बोल देते हैं, मान लो डी वेक्टर। तो इसको बोल देते हैं आर प्लस वेक्टर और इसको बोल देते हैं आर माइनस वेक्टर, ठीक है ना, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है। देखो ये जो पॉइंट पी है, मान लो पी पॉइंट जो है ना, वो दोनों का जो इंटरसेक्शन रीजन है ना, जैसे हम लोग सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें इंटरसेक्शन रीजन जो कॉमन रीजन होता है वो रीजन है ये, ठीक है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालना है ना आपको, तो आपको अभी ऐसे लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव स्फीयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव स्फीयर, आप ऐसे लिखोगे, समझ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव स्फीयर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव स्फीयर, ये करना है। तो अब बताइए ये जो पॉइंट पी है वो पॉजिटिव स्फीयर के अंदर है या बाहर है? दोनों के अंदर है, दोनों के। हाँ, तो दोनों में अंदर का फॉर्मूला लगाएंगे इनसाइड, और यहाँ पे भी इनसाइड आ जाएगा, ठीक है ना, दोनों में इनसाइड इनसाइड लग जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमें लगा देना है दोनों में, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट पे कितना होता है फील्ड, व्हाट इज द फील्ड एट इनसाइड पॉइंट बिकॉज ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, कितना होता है? हाँ, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो बस इसके सेंटर से डिस्टेंस आर प्लस है ना, तो ऐसे आर प्लस लिख दोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका लिखोगे तो देखो प्लस, इसमें चार्ज डेंसिटी माइनस रो है ना, तो माइनस रो, और ये यहाँ पे आर माइनस अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि इसके भी अंदर ही ये पॉइंट आ रहा है, दोनों के इनसाइड है। तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट देखो इसमें भी लिखे हैं, बस इसके सेंटर से डिस्टेंस आर माइनस है तो आर माइनस लिखा गया है। तो यहाँ से देखिए रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आर प्लस और माइनस आर माइनस, ठीक है ना, ये बेसिकली रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें वेक्टर ऑफ एडिशन लगा देंगे, देखो यहाँ से ऐसे देखो डी वेक्टर ऐसा होगा, डी वेक्टर प्लस आर माइनस वेक्टर और इज इक्वल टू आर प्लस वेक्टर हो जाएगा। तो इसको उधर ले जाओगे तो डी वेक्टर इज इक्वल टू होगा, ठीक है ना, डी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे ना तो आर प्लस वेक्टर और माइनस आर माइनस वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा है। तो इसमें आप देखिए रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया, और यहाँ पे आर प्लस आर माइनस को हम डी वेक्टर लिख सकते हैं, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो आपको याद है कैविटी में भी यही फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था? कैविटी में भी यही फॉर्मूला आया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी एट एनी पॉइंट, ओके। तो ये ध्यान रखोगे एट ऑल पॉइंट्स ये होगा, ठीक है, ये और एट ऑल पॉइंट्स है, मतलब इस रीजन में आप फील्ड कहीं पे भी निकालोगे ना, फील्ड का फॉर्मूला यही होगा, ठीक है ना, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब ये सेम, इट इज यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, असाइनमेंट सेंड कर ठीक है। इसमें जानते हो देखो एक थोड़ा सा यूनिक केस है, हम ये बता देते हैं। देखो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ से देखिए एक्चुअली इसमें अगर आप फील्ड लाइन बनाते हो ना, देखो फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनेंगे, मान लीजिए ये जैसे पॉजिटिव सेंटर है और ये नेगेटिव सेंटर है, फील्ड लाइन ऐसे बनाओगे ना तो यहाँ से ऐसे एंटर करेगा, फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ से मतलब यहाँ से ऐसे, सॉरी मान लो ये बेंड होते हुए एंटर कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे कर्व लाइन है, लेकिन यहाँ से फिर ऐसे करके ऐसे कर्व लाइन, ऐसा कुछ फील्ड लाइन ऐसा बनेगा इसमें, ठीक है ना। मान लो ये ऐसे करके ऐसे गया तो फिर यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे करके कर्व लाइन ऐसे बन सकता है। तो फील्ड लाइन कुछ जानते हो ऐसे बनेंगे कि अंदर में जो फील्ड लाइन है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे कोई फील्ड लाइन ऐसे बन रहा है, ठीक है ना, तो अंदर ये बेसिकली तो अंदर में जो है ना ये स्ट्रेट हो जाएगा, फिर ये ऐसे करके यहाँ से जाकर के ऐसे टर्न हो सकता है, ठीक है ना। मतलब हम ये बेसिकली हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि फील्ड लाइन इधर कर्व्ड हो सकता है, बट इनसाइड में जो है ना, इनसाइड में जो होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना, दैट्स व्हाट विल हैपन एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है ना, यहाँ पे फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन बनेंगे, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन जो है ना डी वेक्टर के डायरेक्शन में आ रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए फील्ड लाइन जो है ना अंदर में कॉमन रीजन में फील्ड लाइन जो भी बनेगा ना, देखो ऐसे बनेगा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन, ऐसे फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कभी स्ट्रेट हो रहा है, पर ये ऐसे क्यों होता है? वो सब नहीं पढ़ा जाता है फिजिक्स में, इतना डिटेल आप कर सकते हो क्या? इतना डिटेल नहीं बताया जा सकता है, समझ गए ना।
समझ गया ना। फिजिक्स में मतलब ऐसा नहीं होता कि एवरी डिटेल को बताया जा सकता है, बस इतना पता चल गया, ठीक है। तो अब ये तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये क्या, आप क्या चाहते हो कि हम ये बता दें कि कैसे हो रहा है, मतलब किधर से कैंसिलेशन हो रहा है, किधर से क्या हो रहा है, वो चीज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और देखो इतना जानते हो, जल्दी से क्वेश्चन आप लोग पूछ देते हो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये चीज तो आप भी बता सकते हो ना, कि जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, वही हम बोलते हैं ना कि ट्राई करने की कोशिश क्या करो। मतलब जानते हो नेट के स्टूडेंट को पर्टिकुलरली हम देखते हैं वो ट्राई नहीं करते हैं, बहुत कम ट्राई करते हैं, इसीलिए रिजल्ट जनरली खराब होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, अब हम आपसे पूछते हैं कि फील्ड प्लीज म्यूट यहाँ कर पे लो। किधर होगा, फील्ड किधर होगा, तो आप बताते हो ना कि इधर फील्ड होगा, इसका फील्ड इधर हो गया, इसका फील्ड इधर हो गया, तो दोनों से कैंसिल होकर के फील्ड सॉरी रिजल्टेंट इधर आ जाता है। तो जब इसका फील्ड आप बता सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप वैसे ही ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, एक्सप्लेन करने का। तो हर चीज को एक्सप्लेन करने की जानते हो, जब कोशिश करने लगोगे ना एक्सप्लेन करने की, तो बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। ठीक है, तो अब आगे बताइए। सर असाइनमेंट सेंड कर दिया टेलीग्राम में। सर 1 मिनट देखो। सर वो लास्ट प्रॉब्लम में हाँ क्या प्रॉब्लम है? सर वो चार्ज की लिमिट अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है सर, अभी आए वो मैंने अब देखा। तो 2-3 दिन और देख, उसके बाद सोचो, उसके बारे में सब क्लियर हो जाएगा। अरे तुम बहुत दिनों से गायब थे, बीच में कहाँ चले गए थे? हाँ কি বলছিস কি এই তো শুরু হয়েছে রে গুগলে। माइक बंद कर लो। एक मिनट दिखा रहे हैं। अच्छा ये जो असाइनमेंट है ना, वो जैम वालों का असाइनमेंट है, समझ गया ना, इसलिए। सर एडी में तो क्वेश्चंस में सर कई क्वेश्चंस सर में कहीं से नॉइस आ रही है। माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है ना, वो माइक बंद कर लो। हाँ बताइए क्या इसमें पूछना है, इसको इस असाइनमेंट में कौन सा क्वेश्चन है? सर मैं 2-3 क्वेश्चन है, पहले सर 7 नंबर दे रही 7 नंबर ये, हाँ। A solid spherical conductor has conical hole made at the end। ये तो फिगर ही इसका मिसिंग है ना, ये फिगर मिसिंग है, TFR 2014 का फिगर देख लोगे, ठीक है ना, फिगर मिसिंग है इसमें, ठीक है ना। पता नहीं क्या, तो देखो इसका हम बता देते हैं, ये ऐसा है फिगर, इसमें ये जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर मिसिंग है इसमें, ठीक है। ये TFR 2014 का क्वेश्चन है, इसमें फिगर ऐसे दिया हुआ था, ऐसा करके फिगर दिया हुआ था, ठीक है। इसको बी बोला गया था और इसको ए बोला गया था। अब बोला गया इसके ऊपर कुछ चार्ज पुट कर दिया गया, चार्ज। तो इसमें पूछा गया था कि चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो देखो हम बताए थे ना, मतलब इसमें कंफ्यूजन क्या था, देखो कुछ स्टूडेंट ये सोच सकते हैं ना कि ये भी शार्प, जनरली आप लोग जानते होंगे शार्प कॉर्नर पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, इस कंडीशन की वजह से सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो जो शार्प कॉर्नर होता है ना, वहाँ पे रेडियस बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। फ्लैट जितना ज्यादा फ्लैट होगा ना, जैसे मान लो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ प्लेन सरफेस, तो क्या बोलोगे आप? इन्फानाइट होता है ना, इन्फानाइट। तो जितना फ्लैट होगा ना उतना रेडियस ज्यादा होता है, ठीक है ना। हाँ तो ये ध्यान रखना है कि जितना फ्लैट होता है ना उतना रेडियस ज्यादा होता है। तो देखो जितना जितना ज्यादा टर्न फास्ट होगा ना उतना रेडियस कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टर्न बहुत जल्दी से हो जा रहा है ना, तो रेडियस बहुत कम है, रेडियस ज्यादा है कम है, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। तो देखो इन दोनों का कर्वेचर एक जैसा है, ठीक है ना, बेसिकली। तो दोनों पे चार्ज डेंसिटी ऐसा लग सकता है कि ज्यादा होगा, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि एक्चुअली चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है ऑन कॉन्वेक्स साइड, मतलब बाहर से आप देख रहे हो ना तो कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो बाहर से देखने पे ये जो है ना, ये बाहर से देखने पे हमारे लिए कॉनकेव है ये, ठीक है, और ये हमारे लिए कॉन्वेक्स है। पेपर जरूर ओरिजिनल देख लोगे, TFR की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है ना। तो ये कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स पे ज्यादा होता है, तो बस सिंपल है, सिग्मा ए विल बी ग्रेटर देन सिग्मा बी, ठीक है। सर एक बार ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स को बता, मतलब जिसमें बाहर से अंदर जा रहा है वो कॉनकेव होगा ना, या? अरे ये सब मत पूछा करो, ठीक है। तुम लोग आप जानते हो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कभी पढ़ा नहीं है? हाँ तो वही होता है, कॉनकेव। अगर आपको बोला जाता है कॉनकेव मिरर बनाइए तो कैसे बनाते हो? ये इधर से देख रहे होते हैं ना मिरर को, आप मिरर की बात कब करते हो? जिधर से देखते हैं, जिधर से चेहरा दिखता है उधर ही से बात करते हैं ना, ठीक है। तो आप बताइए, इधर से मान लो कोई पर्सन यहाँ से खड़ा होकर के ऐसे देख रहा है, तो इसके लिए ये वाला मिरर कैसा हुआ, कॉनकेव हुआ कॉन्वेक्स हुआ?
तो ये सब अब देखो, कुछ चीजें खुद नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, बाद में देख लिया करो, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो है ना उसी तरह से होता है, जब जिसमें ऐसे बाहर से देखने पे हमें गड्ढा जैसा दिख रहा है ना, मतलब ऐसे अंदर की तरफ बल्ब अंदर की तरफ, वो कॉनकेव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। चलो, तो ये हम जानते हैं कॉन्वेक्स जो है ना, कॉन्वेक्स जो होता है वहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स नहीं हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। दोनों अगर इक्वली कवर्ड भी अगर है ना तो कॉन्वेक्स में ज्यादा होगा, ठीक है। तो बस यही, इसीलिए इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। इसका 13 नंबर। इसका ओरिजिनल पेपर देख लोगे, ठीक है ना, ये आप लोग का काम है, ठीक है। तब क्लैरिटी तभी आएगी, ठीक है। इसका कौन सा 13 ये वाला, ठीक है। देखो, टू कंडक्टिंग प्लेट्स P and S with large surface area are placed as shown figure. Charge Q is given to the plate P. The electric field between the plates at any point Q is, कहाँ पे निकालना है? At any point is between the plate, है ना, दोनों प्लेट के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना, देखो एक्चुअली ऐसा होता है, देखो एक इसमें क्या होगा, ये जो है ना प्लेट है, ठीक है। दिस इज अ प्लेट एंड दिस इज अ प्लेट, ठीक है। तो देखो क्या है कि यहाँ पे इस पे चार्ज क्यू दिया गया, ठीक है। इसका एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, ठीक है। इसका जानते हो, देखो एक तो शॉर्टकट तरीका ये होता है कि इसका डायरेक्ट आप फील्ड लिख दो ऐसे करके, क्या बोलते हैं, जैसे सिग्मा अपॉन इसका आंसर, मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है ना, तो हम ऐसे लिख देंगे, इसकी वजह से जो फील्ड आएगा ना, देखो जैसे इसकी वजह से आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और प्लस इसकी वजह से आएगा सिग्मा 0, तो 0 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 0 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ठीक है, तो एक मिनट देखो, अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो है ना ऐसे लिख देंगे, तो सिग्मा में Q अपॉन ए ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना, Q अपॉन ए और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 0, ठीक है। तो चार्ज अपॉन एरिया, एरिया जैसे ए दिया हुआ है ना, तो चार्ज अपॉन एरिया लिख देंगे, ठीक है ना। और तो आंसर आ जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही आंसर होगा इसका, ठीक है। शॉर्ट में देखो इसका तरीका हम बता रहे हैं, बेसिकली जानते हो हम, देखो एक्चुअली ये शॉर्टकट हम बताए, बहुत डिटेल में नहीं बताया, ठीक है ना। देखो ये कंडक्टिंग ही है, फिर भी हम ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है ना। कंडक्टिंग भी है तो भी, जैसे बहुत सारे शीट ऐसे रखे हुए हैं ना, कंडक्टिंग भी बोला गया ना शीट को, ठीक है, तो भी फील्ड का फील्ड ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, ठीक है। और सिग्मा की जगह बस चार्ज बाय एरिया लिख दोगे तो आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है ना, दैट इज द आंसर, ओके। अब अगर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाओगे ना, तो देखो डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका ऐसे होता है, ठीक है ना। देखो आंसर मतलब इस देखो एक सिंगल अगर शीट होता है, जैसे ऐसे सिंगल शीट है, ठीक है ना, एक सिंगल शीट है और आपसे बोला जाता है कि इस पे चार्ज क्यू हमने रख दिया, ठीक है। देखो एक मिनट, सिंगल शीट है, आपसे बोला गया कि चार्ज हमने इस पे क्यू रखा है, ठीक है ना। अब आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर हम बोलते हैं इसका एरिया ए है, ओके। तो अब क्या बोलोगे, व्हाट इज द फील्ड, कितना होगा फील्ड बताइए। तो इसको जो है ना हम लोग ऐसे लिख देते हैं, देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और बेसिकली क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, नहीं Q अपॉन 2 नहीं, गलत लिख रहे हैं हमने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो नहीं, ये सॉरी सही है, देखो ये जो है ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आइसोलेटेड है ना, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। नहीं तो सही हम ऐसे कर रहे थे ना, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और क्या बोलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन सिग्मा को लिख देंगे Q अपॉन ए, ठीक है ना, सॉरी ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन ए, ठीक है ना। सर ये नॉन कंडक्टिंग, नहीं कंडक्टिंग नहीं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं, ठीक है ना, फिर भी हम ऐसे बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो हम बता रहे हैं, मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो कंडक्टिंग शीट है ना, तो हमें पूछा गया कि चार्ज क्यों रखा गया, ठीक है ना, चार्ज क्यों, देखो हम थोड़ा सा अनयूजुअल बता रहे हैं, हम पहले ही बोल रहे हैं आपको कि हम जो बता रहे हैं वो थोड़ा अनयूजुअल है, ठीक है ना। ये शॉर्टकट ट्रिक है एक्चुअली बताने का, ठीक है ना। देखो क्या है कि शीट जनरली कंडक्टिंग शीट जब दिया रहता है, जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, देखो ये एक कंडक्टिंग शीट है, ठीक है ना, मान लो कंडक्टिंग शीट है, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे फील्ड कितना है, तो आप क्या बोलते हो, व्हाट इज द फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
यही बोलते हो ना, अगर ये कंडक्टिंग लिखा हुआ है तो कंडक्टिंग, ठीक है ना। कंडक्टिंग में तो हम जानते हैं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, मगर फिर भी हम देखो कैसे लिख रहे हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसका रीजन हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखो अभी अगर कभी क्वेश्चन में जानते हो ऐसे लिखा हुआ होगा ना, देखो एक मिनट आप समझ जाओगे, ठीक है ना, कि ये अलग अलग सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर इज ए कंडक्टिंग शीट, इट हैज चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और फील्ड पूछा गया कि फील्ड निकालने के लिए बोला गया, तो आप इसको डायरेक्ट लिखोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एक सिंगल शीट है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि कंडक्टिंग शीट है, इसमें चार्ज क्यू दिया गया, चार्ज क्यू दिया गया, और अब आप बताइए कि फील्ड कितना है, तो ये निकालने के लिए अगर बोला जाता है ना, तो आप ऐसा करो कि स्टार्ट करो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से स्टार्ट करो, ठीक है ना। और फिर आप क्या करो कि इसमें क्या बोलते हैं, इसकी जगह पे ये जो सिग्मा है ना, उसकी जगह पे क्यू बाई ए लिख दो, क्यू बाई ए, तो आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप आंसर को चार्ज के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना, तो जानते हो ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका है, मगर वर्क कर जाता है, ठीक है ना, इट वर्क्स ओके। कि हम स्टार्ट करते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, ना स्टार्ट करके हम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से स्टार्ट कर सकते हैं, और सिग्मा को सिंपली लिख दें चार्ज अपॉन एरिया, तो इट वर्क्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो इससे मतलब आंसर पता चल जाता है, मतलब करेक्ट आता है। मतलब आप चाहते हो ऐसे करना तो करो, नहीं करना चाहते हो नहीं करो, ठीक है ना, मगर हम बता रहे हैं कि इट वर्क्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो इससे आंसर आ जाता है। तो वही देखो हम यहाँ पे किए, इस पे चार्ज क्यू दिया हुआ है ना, तो हमने डायरेक्ट इसका फील्ड लिखा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह पे लिखे क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए, तो आंसर फाइनल इतना आ गया, और इसका कोई चार्ज नहीं था तो इसका 0 कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखो हम इसका दूसरे तरीके से भी करके दिखा देते हैं इसका आंसर, मतलब ये एक तरीका है लिखने का, ठीक है ना। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें ना, तो फिर हम ऐसे करेंगे, ठीक है। देखो कंडक्टिंग शीट है, मतलब आपको समझना है कि देखो बेसिकली समझ रहे हो ना, कोई काम आपको करना है कि जैसे इसका फील्ड निकालना है, तो आप इसका फील्ड करेक्ट निकालना चाहते हो, अब आप इंटरप्रिटेशन अपने माइंड में किसी भी तरीके से डेवलप करें। देखो इंटरप्रिटेशन होता है ना कि हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं उस चीज को कि नहीं समझते हैं, ठीक है ना। तो हमने एक ट्रिक ऐसे सोचा है कि हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। कंडक्टिंग शीट भी होगा ना, तो हम उसका फील्ड अगर चार्ज के टर्म में लिखने के लिए बोला जा रहा है, अगर देखो चार्ज के टर्म में नहीं लिखने बोला जा रहा है, सिर्फ डेंसिटी के टर्म में लिखने के बोला जा रहा है, तब तो हम यही लिखेंगे। लेकिन इफ आई हैव टू एक्सप्रेस माय आंसर इन टर्म्स ऑफ चार्ज, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फील्ड को हम स्टार्ट करें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से, बस सिग्मा की जगह चार्ज बाय एरिया लिख देंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं ना, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से भी स्टार्ट करके हम करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकलेगा, देखो यहां से एक्चुअली क्या होगा कि हम इस पे चार्ज क्यू दे रहे हैं, चार्ज क्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चार्ज क्यू जो है ना, दोनों साइड डिवाइड होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, तो ये दोनों लेयर पे जाएगा एक्चुअली ऐसा, ठीक है, इस तरह से। सो इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पे फील्ड लिखेंगे ना, E इज इक्वल टू, तो इस लेयर का डेंसिटी सिग्मा है और इस लेयर का भी डेंसिटी सिग्मा है। हम एक्चुअली कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेन होता है कि लेयर कितने हैं। तो देखो ये लेयर का सिग्मा, इस लेयर से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, इससे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों का टोटल फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम लोग कंडक्टिंग शीट का लिखते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा जो लिखा गया ना, इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा क्यू अपॉन 2a, क्यू अपॉन ए नहीं लिखना पड़ेगा, आपको समझ रहे हो ना, क्योंकि चार्ज इधर भी है और इधर भी, इस साइड का एरिया ए है और इधर का भी एरिया ए है, तो 2a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहां से देखिए क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो आंसर तो अल्टीमेटली वही आया ना। तो अगर हम इससे स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ध्यान रखना होगा कि सिग्मा की जगह बस क्यू अपॉन ए लिख रहे हो आप, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इससे स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, तो आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हो, तो आप सिग्मा की जगह पे चार्ज अपॉन ट्वाइस ऑफ एरिया लिखना पड़ेगा। अब आप चाहे जैसे समझना चाहें, ठीक है ना, आंसर दोनों से फाइनली सेम आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको साइड में जो सीट है, क्या कह रहे हो, इसके साइड में जो सीट है जिसको चार्ज नहीं है, उसको कोई इंड्यूस चार्ज वगैरह नहीं है? उससे आएगा ना इंड्यूस चार्ज। देखो हाँ वही कह रहे थे, अब इसमें बहुत डिटेल में जाना चाहते हो ना इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो देखो हम ऐसे किए कि इसका फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी लिखे सिग्मा अपॉन, इसका सिग्मा का वैल्यू चार्ज अपॉन एरिया कर दिए, इसका चार्ज है ही नहीं है तो 0 हो गया इसका, ठीक है ना। तो आंसर आ गया। अब अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हो ना, तो फिर जानते हो ऐसा होगा, देखो यहाँ पे कि ये जो हमने चार्ज दिया ना, वो Q/2 इधर आएगा, Q/2 इधर आएगा, ये जो चार्ज आपने Q दिया इसमें, ठीक है ना। और ये जो लेयर है ना, इसमें यहाँ पे -Q/2 इंड्यूस हो जाएगा, इसमें +Q/2 इंड्यूस होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इस पे -Q/2 आ जाएगा, इस पे +Q/2 आ जाएगा। चार्ज इस तरह से इंड्यूस होता है इस पे, ठीक है ना। अब जो नियरेस्ट सरफेसेस होते हैं ना, उसमें हमेशा चार्ज इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल अपोजिट होता है। तो इस पे जो है ना Q/2 है, तो इस पे -Q/2 आ जाएगा, ठीक है ना। इंड्यूस, ये इंड्यूस हो गए चार्जेस, ठीक है ना। तो अब आप देखिए क्या है कि यहाँ पे जब फील्ड निकालोगे ना इस पॉइंट पे,
तो देखो इसकी वजह से जैसे अगर हम सभी सरफेसेस का नंबरिंग करें, ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, फील्ड 1 का फील्ड जो है ना, ये लेयर 1 का फील्ड इधर होगा, लेयर 2 का फील्ड भी इधर होगा, लेयर 3 का भी फील्ड इधर होगा, ठीक है ना, इधर क्योंकि नेगेटिव है ना तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, मतलब नेगेटिव के टूवर्ड्स होता है चार्ज, और लेयर 4 जो है ना ये पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकालोगे ना तो ये इधर हो जाएगा। तो ये है ऐसा। तो देखो 1 और 2 तो आपस में ऐड होंगे और 3 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों का फील्ड इस पॉइंट पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसीलिए 0 हो जाएगा। तो इसका इसीलिए कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा यहाँ पे, फील्ड बस इन दोनों लेयर से ही निकलेगा, ठीक है। तो ये है। अब आप तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे फील्ड निकाल रहे हैं ना, तो देखो ये फील्ड बिकॉज ऑफ लेयर 1 और प्लस फील्ड बिकॉज ऑफ लेयर 2 लिखना पड़ेगा। अब लेयर 1 को अब देखो एक सिंगल लेयर की बात आप कर रहे हो, सिंगल लेयर का फील्ड हम हमेशा सिग्मा अपॉन, समझ गए ना, कंडक्टिंग एक ही बार अगर दोनों इसको कंडक्टिंग मान करके लिखते हो तो ठीक है, अगर लेयर 1 का अलग से लिखना चाहते हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। आपको पता है ना, एक लेयर का कंडक्टर का फील्ड जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं कि उसमें 2 लेयर होता है, लेफ्ट मतलब दोनों साइड जो चार्जेस होते हैं उन दोनों का फील्ड ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखिए कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। सिग्मा का वैल्यू अब लिखना चाहते हो ना, तो इधर चार्ज देखो Q/2 है और एरिया, ठीक है ना, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर ऐसे लिखना पड़ेगा Q/2 तो चार्ज है अपॉन एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट हो गया, दोनों ऐड होगा तो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आंसर तो वही आना है, ठीक है ना। तो हम चाहे जितना भी डिटेल में जाए ना, इसको इंड्यूस चार्ज वगैरह सब कुछ भी कंसीडर करेंगे तो आंसर यही होगा, तो इसलिए उतना करने की जरूरत नहीं होती है इसमें। चार्ज इस पे क्यों दिया गया ना, इस पे चार्ज इतना दिया गया, तो बस डायरेक्ट आप क्या करो कि इसमें क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका लिखो, तो मतलब देखो इसका हम एक दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसे अगर मान लीजिए कभी ऐसा 3 शीट का क्वेश्चन आ गया कि एक कंडक्टिंग शीट है, दूसरा कंडक्टिंग शीट है, तीसरा कंडक्टिंग शीट है, ठीक है ना, ये 3 कंडक्टिंग शीट्स हैं, ठीक है ना, इस तरह से इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, इस पे चार्ज मान लो क्यू दे दिया गया, इस पे 2Q दे दिया गया, इस पे मान लो -2Q दे दिया गया, ठीक है ना, ऐसा कुछ फील्ड दे दिया गया, ठीक है। अब मान लो हमें यहाँ पे फील्ड निकालना है इस पॉइंट P पे, ठीक है ना, तो हम जानते हो सिर्फ क्या करेंगे कि फील्ड का डायरेक्शन चेक करेंगे। देखो ये 1, 2 और 3rd शीट है ये, ठीक है ना, तो फर्स्ट का फील्ड इधर होगा इससे अवे, सेकंड का भी फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, ये पॉजिटिव है तो इसका भी फील्ड इधर ही होगा, और थर्ड का फील्ड भी टुवर्ड्स द चार्ज इधर ही होगा, तीनों का फील्ड एक डायरेक्शन में, तो बस ऐड हो जाएगा। फील्ड ऐसे लिख दोगे, फील्ड बिकॉज ऑफ 1 प्लस फील्ड बिकॉज ऑफ 2 प्लस फील्ड बिकॉज ऑफ 3, ठीक है ना। अब ज्यादा कुछ करना नहीं है, देखो कंडक्टिंग भी है ना, तो भी आप ऐसे कर दो डायरेक्ट, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, प्लस सिग्मा 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखो। अब जो है ना यहाँ पे क्या करो, चार्ज देखो सिग्मा को लिख दो डायरेक्ट चार्ज बाय एरिया, जैसे इस प्लेट का एरिया जो है ना, सभी का एरिया दिया हुआ है, मान लो ए और ए, ये एरिया ए दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें चार्ज जैसे क्यू दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्यू अपॉन ए लिख देंगे अपॉन 2 एप्स, ठीक है ना, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो जाएगा, तो क्यू अपॉन ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2Q अपॉन ए, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस साइन तो कंसीडर हो चुका है ना कि माइनस की वजह से तो फील्ड इधर लिखे हैं, तो प्लस इसमें भी आ जाएगा 2Q अपॉन ए, ठीक है ना, तो ये आ गया, ठीक है। तो बस यहाँ से ऐड कर देंगे 2Q, ये Q अपॉन ए, ठीक है ना, तो बस यहाँ से 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से सारे ऐड हो जाएंगे ना, तो 5Q अपॉन ए हो जाएगा, बस आंसर यही आंसर हो गया, 5Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो कोई इंड्यूस चार्ज वगैरह कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट ऐसे लिखो, इससे लिखने में थोड़ा सा आसानी होता है, इसमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सबका लिख देंगे फील्ड, और बस चार्ज में Q अपॉन ए लिखेंगे। अगर आप सिग्मा अपॉन बस ऐसे भी चाहते हो तो आप लिख सकते हो, जैसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखोगे ना, तो बस यहाँ पे चार्ज बाई एरिया जब लिखोगे ना तो ट्वाइस ऑफ एरिया लिखना पड़ेगा, तो बात वही हो जाती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एरिया लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपको फिर कहना पड़ेगा कि 2 लेयर है, तभी तो आप कंडक्टर का फॉर्मूला लगा रहे हो ना कि बिकॉज देयर आर 2 लेयर, तो दोनों साइड का एरिया लिखना पड़ेगा, 2A लिखेंगे, यही बेसिकली आंसर है। सर अगर डेंसिटी के फॉर्म में अगर आंसर हो, चार्ज के फॉर्म में नहीं हुआ तो डेंसिटी फिर दिया रहेगा ना, डेंसिटी दिया रहेगा उसमें, तो डेंसिटी में बस डायरेक्ट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा दोगे, जब भी आंसर डेंसिटी के टर्म में पूछा जा रहा है ना तो डायरेक्ट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा दो कंडक्टर में, ठीक है ना। लेकिन अगर डेंसिटी अलग अलग दिया हुआ है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डेंसिटी अलग अलग है, जैसे मान लो इस लेयर का डेंसिटी अलग दिया हुआ है, इसका लेयर अलग दिया हुआ डेंसिटी, तो फिर सिग्मा अपॉन 2, क्योंकि एक लेयर का फील्ड जो है ना हमेशा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अगर अलग अलग दिया हुआ है, जैसे इस सरफेस पे डेंसिटी समथिंग है, इस पे डेंसिटी समथिंग है, तो इसका फील्ड लिखोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर इसका भी फील्ड लिखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा, ओके। कंडक्टर में ऐसा पॉसिबल है, दोनों लेयर पर अलग अलग, हाँ होता है डेंसिटी होता है, अभी इसी में देख लो ना, अभी इसमें देखो दिखा रहे हैं ना, ये माइनस प्लस हुआ कि नहीं हुआ, अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ। सर आपने बताया था ना कंडक्टर में सरफेस का कर्वेचर चेंज होता है, डेंसिटी चेंज होता है। अभी देखो जैसे यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस आपको अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है चार्जेस,
ठीक है, तो अलग होता है, काफी डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। वो जानते हो सामने कोई चार्ज अगर आ गया ना तो उस चार्ज के इन्फ्लुएंस, नहीं सामने अगर कोई चार्ज आ गया, जैसे कंडक्टिंग शीट है, सामने कोई चार्ज है जैसे दूसरी शीट है, तो उसके इन्फ्लुएंस से डेंसिटी अलग हो सकता है, ठीक है ना, दैट कैन बी डिफरेंट। ओके, आप लोग को अगर ये समझना है ना तो एससी वर्मा का देखो, ये गॉस लॉ में देखोगे लास्ट पेज पे, गॉस लॉ में एक लास्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 शीट्स का, उसमें चार्जेस सभी सरफेस पे निकालने के लिए बोला गया, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखोगे, अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे उसे, ठीक है। तो उसमें आपको उस क्वेश्चन को करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सभी सरफेसेस पे चार्ज डिफरेंट हो सकता है। ओके, ये तो भी पॉसिबल होगा ना, तब दूसरी सीट की वजह से इंड्यूस होगा, खुद सेल अलग है तो नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल शीट अगर रखा हुआ है ना, एक सिंगल शीट, कोई आसपास में कोई शीट नहीं है जिससे इन्फ्लुएंस हो रहा हो, तब नहीं होगा, ठीक है ना, तो उस केस में तो बस डायरेक्ट इक्वल होगा दोनों साइड। ओके सर, एक शीट पे अगर माइनस चार्ज दिया हुआ तो वो सिर्फ डायरेक्शन कंसीडर करने के लिए किया जाएगा, ना कि हाँ, मतलब हाँ वो माइनस सिर्फ डायरेक्शन में कंसीडर किया जाता है, जैसे ये नेगेटिव है तो इसका फील्ड टुवर्ड्स हो गया, अभी जैसे हम बोल रहे थे ना कि थर्ड का जो फील्ड इधर टुवर्ड्स इसलिए बोला गया नेगेटिव। अब जब फील्ड लिख रहे होंगे ना तो फिर माइनस को फिर नहीं लिखते हैं, बस डायरेक्शन को कंसीडर करने के लिए माइनस साइन यूज होता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट बताइए आप लोग। तो 4 नंबर और देख लीजिए, तो हमारा आंसर गलत आया था क्या? 4 नंबर 4 नंबर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट, क्यू जो है ना ये बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ये है ना, ठीक है। इसका ए आंसर आएगा, नहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए बोल रहे हैं, बी आंसर आएगा। बी आंसर आ रहा है, आर यू गेटिंग बी? यस सर, बी है। हाँ तो बी आंसर आ जाएगा इसका, देख लोगे सभी लोग, अगर बी आंसर नहीं आ रहा है तो फिर हमें बताओगे, ठीक है। तो बी आंसर होगा, मतलब बी आया कि नहीं आया? हमें याद नहीं हमारा कितना आया था, लेकिन उस टाइम मैच नहीं हो रहा था तो शायद रॉन्ग किया वो उस टाइम। बी आंसर आएगा इसका। देखो ये सब जानते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें जो है ना ऐसा है कि एक कंडक्टिंग ये वायर है, समझ गया ना, देखो ऐसे है, एक शीट है ऐसा दिया हुआ, ठीक है, शीट, ये ग्राउंडेड शीट है, ठीक है ना, और इसके सामने एक वायर रखा हुआ है, इसमें चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है, लेमडा को ही इसमें क्यू बोला गया है, ठीक है ना। तो देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इमेज मेथड का यूज करेंगे ना, तो इसका एक इमेज बना दोगे आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली, ठीक है, तो एक इमेज बना देंगे हम लोग यहाँ पे, तो चार्ज डेंसिटी इसका भी लेमडा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ये डी डिस्टेंस पे है, इधर से इधर, ठीक है, तो ये भी डी डिस्टेंस पे हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका चार्ज डेंसिटी हाँ माइनस लेमडा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्यू होता है तो माइनस क्यू हो जाता है ना, तो माइनस लेमडा हो जाएगा। इमेज मेथड लगा दिए, ठीक है ना। तो आप क्या करो, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लो यहाँ पे ऐसे डीएल, ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, ठीक है ना, तो इस पे चार्ज जो है ना डीक्यू हो जाएगा, इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज डीक्यू, तो डीएफ निकालोगे ना फोर्स ऑन इट, तो ऐसे होगा डीक्यू और इनटू फील्ड, तो इस पे फोर्स निकाल रहे हो ना तो फील्ड इसका लेना पड़ेगा, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, मतलब ये मान लो प्लस एक्स डायरेक्शन है, तो ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो डीक्यू और फील्ड का वैल्यू हम लिख देंगे, ठीक है ना, लेमडा अपॉन यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग चार्ज का फील्ड कितना होता है, लॉन्ग लाइन चार्ज का फील्ड, व्हाट इज द फील्ड ऑफ लॉन्ग लाइन चार्ज? 2 लैम्डा बाई आर। हाँ तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस होता है ना, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2d हो जाएगा, ये डिस्टेंस देखो d प्लस d 2d, ठीक है ना, तो ये रिजल्ट आ गया, तो ये df हो गया। तो हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला गया ना, तो df बाई dl कर दोगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये सॉरी यहाँ पे dq है ना, dq, तो ये हो जाएगा dq बाई dl और इंटू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d, ठीक है ना, ये हो गया। तो सिंपल देखो एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया इस पे, और इस, ठीक है ना, इसकी वजह से फोर्स निकल रहा है, माइनस लिख देंगे ना, वो छोड़ो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है ना लेमडा हो जाएगा, ये लेमडा और इंटू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है ना, ये हो गया। तो लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, ये।
देखो आंसर तो हमारा इतना ही निकलेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है कि एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता है ना कि मैग्नीट्यूड सिर्फ दिया हुआ रहता है, तो हम ये टिक कर देंगे डायरेक्ट। अब किसी एग्जाम में क्वेश्चन में जो है ना प्लस माइनस दोनों दे दिया गया, तो आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है वहां पे, ठीक है ना, कि ये जो फोर्स है ना अट्रैक्टिव है, जनरली अट्रैक्टिव फोर्स को नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए माइनस वाले को आंसर टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, अट्रैक्टिव फोर्स, ऐसा नहीं कि हमारा आंसर माइनस आएगा, ये जरूरी नहीं है, हमारा आंसर तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, तो पॉजिटिव आएगा। अब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव आ गया तो हम पॉजिटिव को टिक कर रहे हैं, अब वहां पे थोड़ा लॉजिक यूज करना पड़ता है। अट्रैक्टिव फोर्स है ना, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे भी सोच सकते हो इसको, अगर हम प्लस एक्स डायरेक्शन कहेंगे ना, तो इस वायर को ये मतलब इमेज चार्ज की वजह से हम कह सकते हैं फोर्स नेगेटिव साइड में लग रहा होगा, तो इसलिए नेगेटिव हम साइन को चूज करेंगे, ठीक है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है ना, या फिर कह सकते हो इन माइनस एक्स डायरेक्शन, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो वी टिक ऑप्शन विथ नेगेटिव साइन। समझ गया ना, ऐसा नहीं होगा कि हमारा आंसर नेगेटिव आएगा तभी हम टिक करेंगे, या आंसर में जबरदस्ती का नेगेटिव लाने की कोशिश करेंगे ऑप्शन को देख करके, ऐसा क्यों करेंगे, हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये सीट ग्राउंडेड तो नहीं है सर? तो ग्राउंडेड मान के कर दो, ठीक है ना, ग्राउंडेड नहीं भी दिया ना, ग्राउंडेड मान लो, ठीक है, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा सर। इसका 34 और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखोगे दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नेट एग्जाम में भी आ सकता है। देखो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, सॉरी पेपर क्वेश्चन है, एचसीयू में पूछा गया ना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, ये आपका इसमें आ सकता है नेट में, ठीक है। ये बहुत वेल नोन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार जानते हो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटिविटी का, वो क्वेश्चन बाद में नेट एग्जाम में भी आया था। ओके, हाँ कौन सा बोल रहे हो इसमें? 34 34 इसी में? यस सर। ये देखो इसमें क्या होगा एक्चुअली, कंडक्टर, इसको हम, ये भी टीएफआर क्वेश्चन है। देखो कंडक्टर जो है ना, उसमें क्या होता है कि चार्ज मूवेबल होता है, ठीक है ना, चार्जेस आर मूवेबल एक्चुअली। तो जब हम कंडक्टर को रोटेट करेंगे ना, तो क्या होता है कि अब जैसे वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि जब रिवॉल्व करता है वो, जिसमें ड्रायर कपड़े को ड्राई करते हैं, देखते हो ना वाटर सारा बाहर की तरफ चला जाता है, तो इसमें भी ऐसे कंडक्टर पे चार्ज है ना, उसको रिवॉल्व करोगे ना तो चार्जेस विल मूव आउटवर्ड। ओके, तो इसीलिए जो है ना ऐसा होगा कि ये जानते हो, देखो आप ये ऐसा ध्यान रखिए कि ये ऐसा है, ये तो ऐसा है ना कि कंडक्टर है, अब इसके ऊपर कोई चार्ज हमने पुट कर दिया क्यू, मतलब ऐसा नहीं, न्यूट्रल कंडक्टर नहीं है, इस पे चार्ज पुट किया गया है, ठीक है। अब इसको रिवॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है, तो रिवॉल्व करेंगे, चार्जेस मूवेबल होंगे ना कंडक्टर में, तो चार्जेस विल मूव आउटवर्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ज्यादा चार्ज जमा हो जाएगा, ठीक है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ज्यादा चार्ज जमा हो जाएगा, ठीक है ना, तो इधर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन बनते हैं और भी, देखो जैसे मान लीजिए कभी ऐसा आप देखोगे, एससीबी आप चेक करके देखोगे, एससी वर्मा की बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कहाँ पे दिया हुआ है मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने शायद देखा है ऐसा क्वेश्चन। एक रॉड है, ठीक है ना, एक रॉड है, इसको हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ठीक है ना। तो अब ये न्यूट्रल रॉड है, इसके अंदर कोई चार्ज और नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होगा कि जब इसको आप रोटेट करेंगे ना, इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा कि आउटवर्ड मूव करेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाने की वजह से कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो यू रोटेट द कंडक्टर, ठीक है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। और तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो जानते हो हिंट हम दे देते हैं इसमें, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होता है कि किसी पॉइंट पे मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इस इलेक्ट्रॉन का इक्विलिब्रियम में मतलब फील्ड निकालना है, तो इक्विलिब्रियम लगाएंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा होगा, तो दोनों को बैलेंस करोगे ना तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो बस ऐसे हो जाएगा, देखो इस पॉइंट पे E इंटू ई इज इक्वल टू, इसके ऊपर फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना होता है, ठीक है ना। तो दोनों को बैलेंस कर दिया हमने, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही आंसर हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r और डिवाइड बाई e, ठीक है ना, दैट्स द आंसर। तो इस कंडक्टर को, अगर रॉड है इसको हम रोटेट करेंगे ना, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे फिक्स्ड एंड से r डिस्टेंस पे फील्ड का वैल्यू इतना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मतलब देखो ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, बट एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट चेक हो जाते हैं इससे कि आप सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, ठीक है। तो बस यही आंसर है इसका, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये सर क्वेश्चन,
इस असाइनमेंट में अभी आपने जो टॉपिक कराया ना कंडक्टर वाला, जो अगर कनेक्टेड होते चार्ज किस तरीके से, उसका एक क्वेश्चन है इसी असाइनमेंट में लास्ट में दिया हुआ है, तो उसको देख लीजिए जरा। कौन सा? ये वाला? ये सब तो लास्ट करा में ही दिए। सेकंड कौन सा? ऊपर ये वाला? सेकंड वाला। ये हाँ spherical shell of radius RA and solid metal sphere of radius RB are kept far apart from each other. Now a charge Q, now they are connected by mate, then उनका ये पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना, पोटेंशियल सेम कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो करे, तो इसमें जो है ना देन, तो इसमें जो है ना ये बेसिकली करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है ना, फील्ड अंदर में तो जीरो होगा ही। स्फेरिकल मेटल शेल ए और रेडियस ए आर एंड इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है हमें। ठीक है ना, हाँ नहीं इसमें ये तो नहीं है करेक्ट, सिग्मा ये वाला करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन कहाँ से करेक्ट आएगा? सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है ना, तो यहाँ से देख लो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू आर ए आ जा रहा है। हम लोग क्या क्या डिस्कस किया? सिग्मा प्रोपोर्शनल टू आर निकलता है ना, तो ये 1/r निकलता है ना, तो ये 1/r नहीं आ रहा है ना प्रोपोर्शनल, तो ये गलत हो गया। ठीक है ना, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। ठीक है ना, इसमें देखो लिखा गया है इसमें रेडियस जो है ना ज्यादा है ए का। किसका रेडियस ज्यादा है? ए का ज्यादा है। ठीक है, सो नाउ तो ए का रेडियस ज्यादा है ना, तो चार्ज ए पे ज्यादा होगा पोटेंशियल को इक्वल करने के लिए। दे आर कनेक्टेड, तो देखो ऐसा होगा बेसिकली। देखो इसमें जो है ना ये देखो पहली बात तो पोटेंशियल ऑफ ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, पहली बात तो ये लगा दोगे। तो इसमें ऐसे लिखेंगे के क्यू ऑफ ए बाई आर ए विल बी इक्वल टू के क्यू ऑफ ए बी बाई आर बी। ठीक है ना, ये आ गया। तो यहाँ से देखिए के और के तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखिए क्यू ए बाई क्यू बी इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई आर बी। अब देखिए आर ए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्रेटर है, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, तो ये वाला टर्म जो है ना ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसलिए ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। ऐसा है ना कि आर ए बाई आर बी, ठीक है ना, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो आर ए बाई आर बी ग्रेटर देन 1 है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम आर ए बाई इसके ऐसे लिख देंगे क्यू ए बाई क्यू बी इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से आ जाएगा क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी। ठीक है ना, ये रिजल्ट आ गया, क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी। ठीक है, ठीक है, तो क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी। ओके, सो दैट इज वन थिंग। ओके, अब जैसे मान लो यहाँ पे ये निकला हुआ है ना, देखो यहाँ से क्यू ए बाई आर ए ऐसा लिखा हुआ है इज इक्वल टू क्यू बी बाई आर बी। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो अगर हम इसको देखो 4 पाई और आर ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें आर ए, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे भी आर बी से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे आर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो चार्ज अपॉन ये एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा ए और इंटू आर ए इज इक्वल टू सिग्मा बी और इंटू आर बी, ऐसा हो जाएगा सिग्मा बी इंटू आर बी। तो अब देख रहे हो ना, सिग्मा ए बाई सिग्मा बी अगर निकालेंगे ना, तो ये बेसिकली निकलेगा हमारा आर बी बाई आर ए। ठीक है ना, तो वही हम कह रहे थे सिग्मा प्रोपोर्शनल टू आर आता है, तो ये पोटेंशियल का जो फॉर्मूला से निकलता है ना, ऐसे क्यू ए बाई आर ए क्यू ए बाई आर ए इज इक्वल टू क्यू बी बाई आर बी, तो उसी में आर ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको हम एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, ये सिग्मा बाई एरिया, सॉरी चार्ज बाई एरिया को सिग्मा लिख देते हैं, चार्ज बाई एरिया को सिग्मा लिख देते हैं। ठीक है ना, तो इससे फिर आंसर आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये आ गया। अब अगर आपको फील्ड को कंपेयर करना है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ये निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, तो देखो ये बेसिकली चार्ज बाई ऐसे निकलता है ना के क्यू बाई रेडियस स्क्वायर, तो नियर सरफेस निकाल रहे हैं। ठीक है ना, और ये क्यू बी और बाई ये हो जाएगा बेसिकली के क्यू, ऐसा हो जाएगा के क्यू बाई रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्यू ए बाई क्यू बी इज इक्वल टू आर बी बाई आर ए। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखो हमारे पास निकला हुआ है क्यू ए बाई क्यू बी इज इक्वल टू आर ए बाई आर बी, तो यहाँ पे आर ए बाई आर बी निकालोगे ना, तो ये निकल जाएगा आर बी बाई आर ए। ठीक है ना, ऐसा निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए ई ए बाई ई बी इज इक्वल टू, सॉरी ई ए बाई ई बी इज इक्वल टू आर बी बाई आर ए, ये निकल गया। तो हम लोग यहाँ से देखिए आर बी जो है ना छोटा है, तो ये लेस देन 1 हो गया, तो इसका मतलब ये भी लेस देन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ई ए विल बी लेस देन ई बी, ऐसा आ जाएगा, क्योंकि इसमें आर बी लेस बोला गया है। तो ई ए बाई ई बी जो है ना लेस देन 1 हो गया, तो ई ए इज लेस देन ई बी आ जाएगा।
ठीक है। तो बस सारा कॉन्सेप्ट जो है ना इसमें बस एक ही चीज से स्टार्ट हो रहा है कि दोनों कंडक्टर को कनेक्ट करोगे ना, दोनों का सरफेस पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो बस सरफेस पोटेंशियल इक्वल कर रहे हैं तो उसी से सब कुछ डिसाइड हो रहा है, ठीक है ना। सर एक असाइनमेंट 2 का 10 नंबर। हाँ, और क्या बोल रहे हो? कोई अभी और कुछ पूछ असाइनमेंट रहे 2 थे का ना? 10 नंबर। नहीं नहीं, और किसी ने कुछ पूछा ना अभी? क्या पूछ रहे हो इसमें? सेकंड में था सर, पहले इसको बता दो। क्या कह रहे हो? सर हमारा दूसरा असाइनमेंट में था, पहले इनका। अभी भी देख रहे हो, लेकिन 2 ही स्टूडेंट पूछ रहे हैं। देखो यही चीज हम ध्यान रखोगे, आप लोग अपना सेल्फ असेसमेंट करते रहा करो, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे ना तो फिर एग्जाम कहाँ से क्लियर होगा? सेकंड जानते हो, असाइनमेंट। एक बात आपको हम बता रहे हैं, देखो दुनिया में सबसे टफ काम जानते हो क्या है? पढ़ाई करना, ठीक है। मतलब जानते हो, नॉलेज गेन करना बहुत टफ काम है, ठीक है। इसलिए देखते नहीं हो आजकल बच्चे एमबीए वगैरह सब इतना ज्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जानते हो ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। पढ़ाई करना, बहुत प्रोफेसर बनना सबसे टफ काम है, ठीक है। इसमें कौन सा बोल रहे हो? इसमें कौन सा? 21 सर उसमें थोड़ा सा हिंट बता दीजिए, हमारा उस स्टार्ट नहीं हो रहा क्वेश्चन में। सर ये उन्होंने एक इनफाइनाइट शीट को उसके अंदर कर दिया इसके। देखो फ्लक्स निकालना है ना। अब ये वाला सरफेस देखो, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। स्फीयर कैसा सरफेस है? क्लोज सरफेस है कि नहीं है? यस। क्लोज सरफेस से फ्लक्स गॉस लॉ लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? देखो गॉस लॉ में फ्लक्स जो निकलता है ना वो क्लोज सरफेस से निकलता है, ठीक है। तो हम जानते हैं फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या होता है? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही होता है ना, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आपको देखना है कि ये जो शीट है ना उसका कितना पोर्शन इसके अंदर है, बस ये पता करना है, ठीक है ना। उस वो मतलब कितना एरिया इसके अंदर है, वो एरिया निकाल लोगे ना, उसको आप सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब पहले तो इस शीट का एरिया निकालो, कितना एरिया है। तो फिर आप एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई करोगे, सिग्मा इंटू एरिया, चार्ज इनक्लोज निकल जाएगा। चार्ज इनक्लोज निकल जाएगा तो फ्लक्स आप जानते हो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। तो बस आप, ठीक है, तो बस आपको इस शीट का कितना एरिया स्फीयर के अंदर आ रहा है वो पता करना है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा ज्योमेट्री है, आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन है, 2 चीजें हैं इसमें, ए लिटिल ज्योमेट्री एंड ए लिटिल इमेजिनेशन। ओके, देखोगे ट्राई करके, ठीक है। सर एरिया, सर इसी का 28 बता सर इसमें एरिया पाए अब जो भी आया R² माइनस एक्स, R माइनस एक्स होल स्क्वायर रहेगा ना? हाँ, जो भी निकलेगा, ठीक है, तो उससे निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है क्या? रेडियस निकाल लोगे पहले, दिया हुआ है, पाइथागोरस, सही है सर। ठीक है ना। ठीक है ठीक है, वैसे ही निकलेगा, हाँ वैसे ही निकलेगा, ठीक है। हाँ, कौन सा आ रहा है अब बोलो नेक्स्ट। 28। अच्छा 28 ये लिखा ना, पॉइंट चार्ज माइनस ई ऑफ यूनिट मास इज सिचुएटेड इनसाइड ए स्फीयर फिल्ड विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज विल ऑसिलेट। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? गॉसियन यूनिट बोला है ना। गॉसियन यूनिट में जानते हो क्या है? जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना उसका वैल्यू 1/4 पाई होता है एक्चुअली, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/4 पाई लिख देते हैं, तो इसीलिए जानते हो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जहां पे भी आता है ना उसकी जगह 1 लिखना पड़ता है, ठीक है ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 लिख देते हैं। देखो ऐसा है क्वेश्चन, ये जो है ना, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 28। ऑसिलेशन का तो हम आपको बताया था, ऑसिलेशन के सारे क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। अब बताइए ऑसिलेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, हाउ डू यू सॉल्व? आपको बताया था ना कि अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम लोग? मोशन लिख के वहां पे वो उसको ओमेगा स्क्वायर। हाँ, 2 तरीके हैं ना, या तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो या फिर पोटेंशियल एनर्जी का डबल डेरिवेटिव्स निकालो, याद है ना। दीज आर द 2 मेथड्स, ओके। तो देखिए इसमें जो है ना, एक मिनट, देखो इसमें ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई चार्ज है ऐसा, देखो माइनस ई, ठीक है। और इसमें कितना चार्ज है? व्हाट इज द चार्ज? प्लस ई पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, प्लस ई पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे है ना। देखो ये प्लस ई पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो ये जो माइनस ई है ना, इसके ऊपर फोर्स लिखोगे ना, देखो ये इधर से मान लो एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड है, ये हमारा प्लस एक्स डायरेक्शन है। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे ना, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम ऐसे लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इस पे माइनस एक्स में लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव है ना, फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, माइनस एक्स में लगेगा। तो इसको ऐसे लिख दोगे माइनस ई इंटू फील्ड, ठीक है ना। तो क्योंकि चार्ज, पॉइंट चार्ज पे फोर्स तो ऐसे लिखते हैं ना, कूलॉम्स लॉ तो नहीं लगा दोगे ना, यहाँ पे तो ऐसे लिखोगे
चार्ज इंटू फील्ड, तो फील्ड इस स्फीयर का लिखेंगे, तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो माइनस ई और फील्ड लिखोगे ना तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होगा। अंदर में हम जानते हैं फील्ड स्फीयर के अंदर में यूनिफॉर्म चार्ज है, तो यही होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जानते हो फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का साइन लिखना जरूरी होता है। अगर नेगेटिव एक्स में लग रहा है ना तो आपको माइनस एक्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मास सॉरी एक्सेलरेशन निकालोगे यहाँ से, तो देखो ये माइनस ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एम, और ये जो रो लिखा हुआ है ना, इस रो को हम ऐसे लिख देंगे चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। सॉरी रेडियस इसमें मान लो कैपिटल आर है, ठीक है ना, तो पाई आर क्यूब। यूनिट बोला है ना, गॉसियन यूनिट, तो यूनिट में 1 नहीं ले लेंगे। तो देखो ये जो है ना बेसिकली इस तरह से एक्सेलरेशन निकल गया, ठीक है। अच्छा एक्स डिस्टेंस पे हम लिखे थे ना, तो चाहते हो तो एक्स पे लिख सकते हो यहाँ पे, ये जो आर हम लिख रहे हैं ना उसको एक्स पे लिख सकते हो। चलो ठीक है, आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, देखो रेडियस सॉरी डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी टर्म बच रहा है ना, ये सारा टर्म ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा निकालोगे ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एम और इनटू ई अपॉन 4/3 है ये पाई आर क्यूब, ठीक है ना। ये बेसिकली इसका आंसर हो गया। अब जानते हो बस आपको क्या करना है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसकी जगह 1/4 पाई लिख दोगे, ठीक है ना, इन गॉसियन यूनिट। तो बस ऐसा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से 1/4 पाई लिखेंगे ना, 4/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो ई अपॉन, ठीक है, 3 कैंसिल हो गया, यूनिट मास दिया हुआ है तो ठीक है, यूनिट मास दिया हुआ है तो ई अपॉन यहाँ पे बच जाएगा हमारा एप्सिलॉन 4 पाई तो कैंसिल हो ही गया, और बच जाएगा सिर्फ हमारा 3 भी कैंसिल हो गया, तो पाई बच जाएगा एक। अच्छा पाई भी कैंसिल हो गया है ना 4 पाई से, 1/4 पाई से बचा सिर्फ क्या है यहाँ पे आर क्यूब। आर कितना दिया हुआ है इसमें, आर भी यूनिट दिया हुआ है क्या? नहीं सर, आर के लिए वैसे नहीं बोला हुआ, बस लास्ट में गॉसियन यूनिट लिखा हुआ है। तो गॉसियन यूनिट दिया हुआ है तभी तो एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई लिख रहे हैं। यूनिट दिया हुआ है तो क्या आर को भी 1 तो नहीं पुट कर सकते हैं ना, ठीक है ना। यहाँ पे गॉसियन यूनिट दिया हुआ है तो बस इतना ही लिख सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या क्या निकालने के लिए बोला गया है, विद टाइम पीरियड। अच्छा टाइम पीरियड है ये, ठीक है ना, टाइम पीरियड निकालने के। अच्छा एक मिनट देखो, A point charge of unit mass is situated inside a unit, अच्छा यूनिट स्फीयर भी बोला गया है, इसमें रेडियस को भी 1 लिखा गया है, ठीक है ना। R इज ऑल्सो 1, ठीक है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू ई निकल गया, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू ये 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ठीक है ना। तो 2 पाई और बाई ओमेगा को ई लिख देंगे, यही आंसर हो गया, ठीक है ना, दैट्स द आंसर। गॉसियन यूनिट बस इतना ही याद रखोगे, ठीक है। इसमें बोला है देखो R इक्वल टू 1 इसलिए लिखा गया क्योंकि इसमें यूनिट स्फीयर बोला गया है। यूनिट स्फीयर अगर नहीं बोला जाता ना तो हम इसको नहीं लिखते, ठीक है ना, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन जो है ना देखिए ये 5 असाइनमेंट जो है उसके टॉपिक्स आप लोग के कवर हो गए हैं, उसको जानते हो पढ़ो। देखो आपको हम बता रहे हैं कि अगर नहीं देखो एक्चुअली अभी आप स्टूडेंट हो, ठीक है ना, अभी आप एक्सपर्ट नहीं बन गए हो, ठीक है। आप ये मत सोचा करो कि अगर नहीं हो रहा है क्वेश्चन तो अब हम क्या करें, गिव अप करना तो ऑब्वियसली सोल्यूशन नहीं है। आपको क्या करना है कि देखिए जो भी बुक्स है ना आपके पास, देखिए जैसे एससी वर्मा है, एससी वर्मा देखो हमारे पास यहाँ पे है। एससी वर्मा में जानते हो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है ना। देखो हम जैसे आपको देख के बता रहे हैं कितने क्वेश्चन है। अब देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है, इसमें 19 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, टोटल 19 क्वेश्चन, ठीक है। आप हम जानते हो अगर आप अपना एनालिसिस करोगे ना तो हो सकता है कि बहुत लोग आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो 19 क्वेश्चन भी अपने आप से अटेम्प्ट नहीं किए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के, ठीक है। आप ये 19 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा क्या करो कि कोई भी मान लीजिए आपको जैसे ग्रिफिथ की बुक है, ग्रिफिथ में देखो कि जो सॉल्व प्रॉब्लम दिया हुआ है सॉल्व प्रॉब्लम को पढ़िए, ठीक है ना। सॉल्व प्रॉब्लम को पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग बहुत बिल्ड होती है, ठीक है ना। तो अगर आपसे खुद से सॉल्व नहीं हो रहा है तो सॉल्व प्रॉब्लम को पढ़ पढ़ के समझो, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। और जो क्लास में जो बताया गया उसको देखो, ठीक है ना। तो सब कुछ मिला करके जो है ना नॉलेज बिल्ड होता है, ऐसा नहीं कि एक चीज पढ़ करके नहीं हो सकता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हर जगह से कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, आप लोग सभी 5 असाइनमेंट के प्रॉब्लम अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है। यस ठीक है।